हाय एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं सब? तो आज हम फिर से मिल रहे हैं पीएनसी के डिस्कशन के लिए और आज हमारे यहाँ पे टारगेट है टू अंडरस्टैंड अरेंजमेंट्स। लेकिन अरेंजमेंट्स का डिस्कशन काफी बड़ा है, वी कैन नॉट बी कंप्लीटिंग इट दैट इन अ सिंगल वीडियो, तो हमने इसको पार्ट्स में ब्रेक किया है। आज हम यहाँ पे बिगिन कर रहे हैं, लेकिन आगे चल के और भी हम आपके साथ में वीडियोस करेंगे जिसके अंदर अरेंजमेंट्स के ऊपर डिस्कशन रहेगा एंड देन यू कैन बेसिकली से फॉर श्योर कि यस अब आप यहाँ पे अरेंजमेंट बेस्ड सारे ही सवाल कर पा रहे हैं। ऑलराइट, लेकिन आज का वीडियो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज हम यहाँ पे जो बेसिक आइडिया है यहाँ पे अरेंजमेंट्स का उसको तो डिस्कस करने ही वाले हैं। साथ ही साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट पैटर्न है जिसको हम कहते हैं फाइंडिंग रैंक ऑफ अ वर्ड, वो भी आज की वीडियो में हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, जिसके अंदर मैं आपको साथ में शॉर्टकट भी शेयर करूंगा। वो शॉर्टकट अगर आपको पता चलता है तो आप इस तरह के क्वेश्चंस को काफी जल्दी सॉल्व कर पाते हो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद अवर मेन डिस्कशन। अरेंजमेंट्स अगर आप यहाँ पे करना चाहते हैं, है ना, तो किन किन चीजों का अरेंजमेंट करोगे, तो यहाँ पर हम अलग अलग पार्ट्स में यहाँ पे जो है अपने टॉपिक को कंप्लीटली समझने वाले हैं। सबसे पहला पार्ट जो है उसके अंदर हम अरेंज करना चाहते हैं यहाँ पे एन डिस्टिंक्ट अवेलेबल ऑब्जेक्ट्स को। ठीक है ना, तो आपके दिमाग में कैसे पिक्चर बनना चाहिए कि यार देखो आपको यहाँ पे एक बैग के अंदर कुछ मैंने क्या दे दिए, मैंने यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्ट्स दे दिए। ठीक है ना, वो सारे डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स हैं। ठीक है ना, मान सकते हो कि यहाँ पर बच्चों के टॉयज हैं या बॉल है अलग अलग कलर की। ठीक है ना, जो भी आप यहाँ पे इमेजिन करना चाहते हो इमेजिन कर सकते हो, या कुछ अलग अलग फ्रूट्स हैं आपके, लेकिन एक बैग के अंदर कुछ ना कुछ फ्रूट्स हैं, ऐसा आप यहाँ पर मान लो चलो। ठीक है ना, फिर आपको काम दिया है कि ये जो सामने टेबल है, इस टेबल के ऊपर आपको यहाँ पे इन सभी ऑब्जेक्ट्स को अब एक एक करके लाइन से अरेंज करना है। ठीक है ना, तो ये जो अरेंज करने का प्रोसेस है ये आप कितने तरीके से कर सकते हो, राइट। यही बेसिकली हमारा टास्क है सीखने का कि यार मैं वहाँ पे जो है वो तो बैग में है चीज़ें, उसमें तो कोई अरेंजमेंट है नहीं। अब यहाँ पे टेबल पे जब अरेंज करूँगा तो आई कैन डिसाइड कि यार मैंगो एप्पल बनाना होना चाहिए या बनाना एप्पल मैंगो होना चाहिए। समझ रहे हो किस तरीके से यहाँ पर ये चीज़ें अरेंज हो रही है, अलग अलग तरीके से आप यहाँ पे इनकी काउंटिंग कर सकते हो। ठीक है ना, सो कितने तरीके से हो सकता है वो हमें यहाँ पे बेसिकली काउंट करना है। अगर तो थॉट क्या है, थॉट यहाँ पर ये है कि हम जो पिछले वीडियो में भी हमने यहाँ पे डिस्कस किया था, फिलिंग द वेकेंट स्पेसेस वाले आइडिया को अभी भी हम यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। ठीक है ना, आप भी मान सकते हो कि आप जिस टेबल की बात कर रहे हो उस टेबल के ऊपर हमारे पास में ऑलरेडी यहाँ पर जो है n प्लेसेस हैं जहाँ पे हमें क्या करना है, एक एक करके ऑब्जेक्ट्स को रखना है। मान लो कि वहाँ पे n सर्कल्स हमने बना के रखे हैं कि इस सर्कल के ऊपर आपको यहाँ पर क्या करना है, एक एक करके ऑब्जेक्ट्स या फ्रूट्स रखना स्टार्ट करना है। ठीक है, सो मान लेते हैं कि ये इस तरह से हमें दिखाई दे रहा है, ये पहला प्लेस है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है ना, ऐसे करते करते बहुत सारे हैं एंड देन एंड में हमारे पास में nth लोकेशन भी है। ऑलराइट, सो हर एक प्लेस में यहाँ पर मैं एक एक करके अपने ऑब्जेक्ट्स को रखना चाहूंगा। तो जब मैं यहाँ पे पहली प्लेस में ऑब्जेक्ट रखना चाह रहा हूँ तो जब मैं बैग में देखूंगा तो मेरे पास में कितने ऑब्जेक्ट्स दिखाई देंगे, मुझे n ऑब्जेक्ट्स हैं, है ना। मतलब मैं यहाँ पे इस पोजीशन पे अगर ऑब्जेक्ट रखना चाहता हूँ तो मेरे पास में n चॉइसेस हैं। उन n ऑब्जेक्ट्स में से कोई सा भी एक ऑब्जेक्ट उठा के क्योंकि मैं यहाँ पे रख सकता हूँ, इसलिए पहली प्लेस को फिल करने के लिए मेरे पास में n चॉइसेस होना चाहिए। क्या है बात सही? बिल्कुल राइट। एंड देन मैं अब यहाँ पे जो सेकंड प्लेस है वहाँ पे अगर मैं अपने ऑब्जेक्ट को रखना चाहता हूँ तो मैं फिर से बैग के पास जाऊँगा, वहाँ से एक ऑब्जेक्ट निकालने की कोशिश करूँगा। लेकिन इस बार मैं देख पा रहा हूँ कि मेरे पास में ऑब्जेक्ट तो एक कम हो गया क्योंकि एक ऑलरेडी यहाँ पर हमने टेबल के ऊपर सजाना स्टार्ट कर दिया है, तो मेरे पास में n-1 चॉइसेस रहेंगी। ठीक है ना, यहाँ पे आपके इसमें n-1 चॉइसेस हैं एंड देन आपने क्या किया है, एंड देन आपने वापस बैग के पास अप्रोच किया है और वहाँ से फिर से एक ऑब्जेक्ट निकाल के यहाँ पे अरेंज करने की कोशिश कर रहे हो, तो अब आप नोटिस करोगे कि आपने दो तो ऑलरेडी अरेंज कर दिए हैं। ठीक है ना, तो आपके इसमें बैग के अंदर अवेलेबल कितने हैं, n-2 है, इसलिए इस प्लेस को फिल करने के कितने होंगे आपके इसमें चॉइसेस, n-2 चॉइसेस होंगे। और इस तरीके से आप यहाँ पे आगे बढ़ते जा सकते हो, यहाँ पे n-3 चॉइसेस होंगे और ऐसा कम करते 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 एंड में आपके उसमें केवल एक ही ऑब्जेक्ट बचेगा, है ना। बैग के अंदर आपने सारे ऑब्जेक्ट्स लगा दिए, बस एक ही ऑब्जेक्ट बचा है, वही एक प्लेस आपकी यहाँ पर बची है, तो वो आपको यहाँ पे एक तरीके से फिल करने का ऑप्शन दे रहा है। राइट, तो हमने क्या किया यहाँ पर जो है फिलिंग द वेकेंट स्पेसेस के थॉट को ही इस्तेमाल करते हुए इस क्वेश्चन को भी एक्चुअली सॉल्व कर लिया है कि नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग n अवेलेबल डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, यही आपका आंसर होना चाहिए। लेकिन आंसर क्या है, n इंटू n-1 इंटू n-2 इंटू n-3 ऐसे करते करते 1 तक। तो कहने के लिए रिवर्स में भी बोल सकते हैं 1 इंटू 2 इंटू 3 अप टू n तक। सो 1 इंटू 2 इंटू 3 अप टू n तक, ये जो बेसिकली आपके इसमें मल्टीप्लीकेशन आता है, इसी चीज को हम क्या कहते हैं, n फैक्टोरियल कहते हैं। ठीक है ना, n फैक्टोरियल का मतलब क्या है कि n से लेके आपने यहाँ पर जो है डिक्रीजिंग ऑर्डर में इंटीजर्स लिखना स्टार्ट किए और 1 तक आप जाते हो। ठीक है ना, तो इस प्रोडक्ट को हम बेसिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, फैक्टोरियल की मदद से रिप्रेजेंट करते हैं। राइट, सो यही है आपका आंसर बेसिकली, है ना। एक तरीके से आप इसको ऐसे फॉर्मूला ट्रीट कर सकते हो कि नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग n अवेलेबल डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, सीधे सीधे आपका आंसर यहाँ पर निकल कर आता है n फैक्टोरियल के बराबर। सेकंड आपके यहाँ पर जो थॉट है वो ये है कि अगर मैं यहाँ पे अपने बैग के अंदर तो देख पा रहा हूँ कि मेरे पास में n ऑब्जेक्ट्स हैं, n अवेलेबल डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स हैं मेरे पास में, लेकिन टेबल के ऊपर जो मैं अरेंज करना चाहता हूँ केवल उनमें से r ऑब्जेक्ट्स को ही अरेंज करना चाहता हूँ। मैं सारे ऑब्जेक्ट्स को अरेंज ही नहीं करना चाहता, मैं उनमें से r ऑब्जेक्ट्स को ही अरेंज करना चाहता हूँ। तो वो यहाँ पर कैसे किया जा सकता है, तो अगेन वी कैन कैरी फॉरवर्ड द आइडिया ऑफ
फिलिंग द वेकेंट स्पेसेस, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ऐसा करते करते आप यहाँ पे देख रहे हो कि rth लोकेशन भी आपकी जो है यहाँ पे हमने बना दी, ठीक है ना। ऐसे हमारे पास में क्या है, फर्स्ट से लेके rth लोकेशन तक के यहाँ पर जो है वेकेंट स्पेसेस बने हुए हैं। अब फिर से अगर आप बैक के अंदर जाते हो तो वहां पर तो आपके इसमें n ऑब्जेक्ट्स हैं, राइट। सो पहली प्लेस को फिल करने के लिए आपके उसमें तरीके कितने हो जाएंगे, n तरीके हो जाएंगे इसको फिल करने के लिए, है ना। एंड देन अगली प्लेस पे आपको जो ऑब्जेक्ट डालना है उसके लिए आपके इसमें एक तरीका कम हो जाएगा, क्योंकि एक तो ऑलरेडी आपने यूज कर लिया है, ठीक है ना। फिर अगले वाले में और कम हो जाएगा, अगले वाले में और कम हो जाएगा, ठीक है ना। इस तरह से बेसिकली आपका कम होते जा रहा है। लेकिन पिछली बार जो मुझे n में से n को अरेंज करना था तो n तक आते आते मेरे पास में एक ही बेसिकली ऑब्जेक्ट बचा था बैक के अंदर, ठीक है ना। अब यहाँ पे आपको ये सोचना पड़ेगा कि यहाँ पे बेसिकली वो लास्ट नंबर क्या होने वाला है जो हम यहाँ पे फिल कर सकते हैं, राइट। सो अगर आप ध्यान से देखते हो तो ये जो फर्स्ट पोजिशन है उसके अंदर तो n में से कुछ भी सब्ट्रैक्ट नहीं हुआ। सेकंड वाली जो पोजीशन है उसमें 1 सब्ट्रैक्ट हुआ है, जो थर्ड वाली पोजीशन है उसके अंदर से 2 सब्ट्रैक्ट हुआ है, जो फोर्थ वाली पोजीशन है उसमें 3 सब्ट्रैक्ट हुआ है। तो ये समझ में आ रहा है, जो rth पोजीशन है उसमें से r-1 सब्ट्रैक्ट होना चाहिए। इज दैट राइट? सो यही आपका यहां पर ओवरऑल आंसर निकल कर आना चाहिए कि यार ये आपका आंसर है। n इंटू n-1 इंटू n-2 ऐसा करते करते n-r-1 तक आपको जाना है एंड यहीं से आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। बट द पॉइंट दैट वी वांट टू अंडरस्टैंड इज कि यार इसको लिखने का कोई और सुंदर तरीका नहीं हो सकता क्या? जैसे इसके लिए हमने यहां पर बोला कि आप तो इसको ऐसे फॉर्मुला ही ट्रीट कर लो कि n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स को अगर आपको अरेंज करना है तो n फैक्टोरियल वेज में हो सकता है, राइट। यहां पे हम क्या टेक्निक लगा सकते हैं नेक्स्ट वाले में, हमें कहते हैं कि यार देखो ये अगर 1 तक जा रहा होता तो हम बहुत कंफर्टेबली इसका आंसर बता पाते हैं, ठीक है ना। तो अगर ये 1 तक जाएगा तो हम यहाँ पे इसका मतलब क्या कुछ एक्स्ट्रा यहाँ पे इंट्रोड्यूस करना चाहेंगे, है ना। वो सारी चीजें हम यहाँ पे लिखने की कोशिश करते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ तो मेरे पास में n है, n-1 है, n-2 है, इस तरह से मेरे पास में बहुत सारे ब्रैकेट्स हैं जो एक एक करके मल्टीप्लिकेशन में आ रहे हैं, ठीक है ना। n है, n-1 है, n-2 है, और ऐसा करते करते मैंने नोटिस किया कि यहाँ तक तो मुझे जाना ही है, यहाँ तक तो मुझे जाना ही है, n-r-1 तक जाना है, ठीक है ना। अब इसके बाद में जो आने वाला था वो क्या था, इसके बाद में आने वाला था बेसिकली n-r, है कि नहीं। धीरे धीरे आप यहाँ पे बड़ी क्वांटिटी सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, यहाँ पे 1 सब्ट्रैक्ट किया, यहाँ पे 2 सब्ट्रैक्ट किया, यहाँ पे 3 सब्ट्रैक्ट किया, यहाँ पे अगर r-1 सब्ट्रैक्ट किया तो यहाँ पे r सब्ट्रैक्शन में आएगा, इजंट इट। फिर आपका r+1 सब्ट्रैक्शन में आएगा तो दिखाई कैसे देगा, वो आपका हो जाएगा यहाँ पे n-r-1, है ना। अगर ब्रैकेट ओपन करके लिखता हूं तो ऐसा कुछ नजर आएगा। और ऐसा करते करते आप कहां तक जा सकते हो, ऐसा करते करते आप 1 तक जा सकते हो। तो अगर आप यहां तक आ जाओगे तो ये तो इतना बड़ा जो आपका यहां पर मल्टीप्लिकेशन है इसको आप n फैक्टोरियल बोल सकते हो। लेकिन अगर आपने ये काम किया है, अगर इस तरीके से आपने कुछ वैल्यूज ऊपर इंट्रोड्यूस किए हैं तो वही सेम वैल्यूज नीचे इंट्रोड्यूस करना जरूरी है। तो लेट अस डू दैट नाउ कि नीचे आपके इसमें n-r है, फिर n-r में से भी एक कम कर दिया और इसे कम करते करते आप 1 तक इसको लेके चले गए हो, ठीक है ना। तो ऊपर तो आपने क्या मजे से लिख देना चाहिए कि 1 से लेके n तक का अगर यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है तो आपने इसको n फैक्टोरियल लिख देना चाहिए। क्या लिख देना चाहिए, n फैक्टोरियल न्यूमरेटर में। लेकिन डिनोमिनेटर में क्या लिखना चाहिए, डिनोमिनेटर में भी एक्चुअली तो 1 से लेके समथिंग तक का मल्टीप्लिकेशन है। तो अगर 1 से लेके n तक का मल्टीप्लिकेशन होता है तो उसको n फैक्टोरियल कहते हैं। तो अगर आप 1 से लेके n-r तक ही जाते हो तो इसको n-r का फैक्टोरियल हमने कहना चाहिए, है ना। क्या कहना चाहिए, 1 से लेके n-r तक अगर जा रहे हो तो n-r फैक्टोरियल हम इसको कहते हैं। एंड ये जो हमारे पास में एक्सप्रेशन आया है इसको हम चाहते हैं कि यार हम कुछ और फर्दर नोटेशन भी अलॉट कर दें। और क्योंकि हमारे यहाँ पर जो टॉपिक चल रहा है उसका ही नाम हमारा परम्यूटेशन है तो यहाँ से हमने p को बेसिकली पिक कर लिया है और p की मदद से हम यहाँ पे क्या करना चाहते हैं, इस एक्सप्रेशन को कोई नोटेशन अलॉट करना चाहते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो नोटेशन हमने अलॉट किया है उस चीज को हम कह रहे हैं NPR। p मतलब क्या है, परम्यूटेशन, मतलब क्या होता है उसका, अरेंजमेंट। परम्यूटेशन का मतलब क्या होता है, अरेंजमेंट, ठीक है ना। और हम यहाँ पे p लिख रहे हैं, इसका मतलब हम अरेंजमेंट्स करना चाह रहे हैं। और ये जो ऊपर लिखा हुआ नंबर है n, ये बताता है कि आपके इसमें कितने अवेलेबल थे, और r बता रहा है कि उनमें से आपने कितनों को अरेंज किया है, राइट। सो NPR का मतलब क्या होता है कि n अवेलेबल डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स में से अरेंज करना है आपको r डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, और उसकी जो वैल्यू आपकी निकल कर आती है दैट डायरेक्टली फॉर्मूला बिकम्स n फैक्टोरियल अपॉन n-r फैक्टोरियल। क्यों आ रहा है, उसी फिलिंग द वेकेंट स्पेसेस वाले आइडिया से हमने यहाँ पे चीजें जब समझी हैं तो हमें समझ में आया कि हाँ यार यही बनना चाहिए फॉर्मूला एक्चुअली, ठीक है ना। क्योंकि हमने कुछ चीजें ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके यहाँ पर इसको कंप्रेस करने की कोशिश करी है, ठीक है ना। तो ये आपका यहाँ पर जो है लर्निंग के लिए है, इसको आप यहाँ पे अच्छे से याद करो कि NPR क्या होता है, n फैक्टोरियल अपॉन n-r फैक्टोरियल होता है, ठीक है ना। ईजी है। 5 फैक्टोरियल मतलब क्या हो जाएगा, 5 से लेके 1 तक या 1 से लेके 5 तक जाना है तो 5 इंटू 3, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 मतलब 120 आपका आंसर आएगा, ठीक है ना। तो फैक्टोरियल निकालना ईजी है।
फैक्टोरियल निकालना हमेशा हमें इजी लगता है, ठीक है ना। बस यहाँ पे नोटिस करना है कि फैक्टोरियल बनाने के लिए आपको कहाँ तक जाना पड़ेगा, 1 तक जाना पड़ेगा, इसलिए कुछ टर्म्स हम फर्दर इंट्रोड्यूस करना चाह रहे थे, राइट। सो दिस अगेन इज प्रीटी इंपॉर्टेंट एंड प्रीटी नाइस एंड कंप्रेस्ड रिजल्ट टू गेट अवर आंसर, ऑलराइट। अगर इसी का और एक इंप्रूव्ड वर्जन में यहाँ पे दिखाऊं आपको, तो एक और वर्जन आपके पास में जो इंपॉर्टेंट है, जो एज ए फॉर्मुला फिर से आपको यहाँ पर पता होना चाहिए, वो ये है कि यार मेरे पास में जब जब डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स हैं तब तक तो मेरे पास में देखो 2 ही सिनेरियोस बनेंगे, या तो ये बनेगा या फिर ये बनेगा, ठीक है ना। इनफैक्ट आप कह सकते हो कि अगर आपको ये वाला आंसर चाहिए तो आप इस फॉर्मुले से भी निकाल सकते हो। इस फॉर्मुले से कैसे निकाल सकते हो, यहां पर क्योंकि मैंने n में से n को ही अरेंज कर दिया था, तो यहां पे ऊपर भी n लिखा जाएगा, नीचे भी n लिखा जाएगा, मतलब r की जगह भी n आएगा, तो n माइनस n 0 हो जाएगा। और 0 फैक्टोरियल का वैल्यू कितना होता है, 0 फैक्टोरियल का वैल्यू 1 होता है, ठीक है ना। ये चीज ध्यान रखो, 0 फैक्टोरियल आपका 1 के बराबर होता है, राइट। समथिंग विच इज वेरी इंटरेस्टिंग टू थिंक ऑफ, राइट। 0 फैक्टोरियल का मतलब क्या है, 1 के बराबर आता है। तो यहां पर आपका फर्दर सिंप्लीफाई करके n फैक्टोरियल आएगा, जो हमने यहां पर भी एक्चुअली पढ़ा हुआ है। अब अगर मेरे पास में सिचुएशन ऐसी है कि यार मेरे पास में सारे के सारे डिस्टिंक्ट नहीं है, तो ये अरेंजमेंट कैसे यहां पर थ्योरी में एक्सप्लेन करने की कोशिश है कि नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग n प्लस क्यू प्लस आर ऑब्जेक्ट्स, इतने सारे ऑब्जेक्ट्स हैं आपके इसमें, लेकिन उनमें से p ऑब्जेक्ट्स एक जैसे दिखाई दे रहे हैं, q ऑब्जेक्ट्स एक जैसे दिखाई दे रहे हैं, और r जो है वो बाकी सब अपने आप में डिस्टिंक्ट हैं, राइट। सो डिस्टिंक्ट अगर है तो वी आर हैप्पी, है ना, क्योंकि वहां पे हम कोई चेंज एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं। जैसे इसके पहले हमने डिस्कशन किया तो वही फॉर्मूला हम अप्लाई कर सकते हैं। तो ये जो आपका कॉम्बिनेशन है कि कुछ चीजें आपकी एक जैसी, कुछ चीजें आपकी अलग अलग हैं, ठीक है ना, इसको एक बार पहले एग्जांपल से समझो कि यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होती है, एंड उसी चीज को हम इन जनरल फिर यहाँ पर जो है कैरी फॉरवर्ड करके एज ए फॉर्मुला याद रखना चाहेंगे, ठीक है ना। समझो यहाँ पर ध्यान से, आपका जितना कॉन्सेप्ट अच्छे से बिल्ड होगा उतनी आपकी गलतियां कम होंगी, राइट। सो अगर मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ और आपको बोलता हूँ कि मेरे पास में 3 ABC, मेरे पास में 3 ABC क्या है, लेटर्स हैं, और मैं चाहता हूं कि इन तीनों को आप अलग अलग तरीके से अरेंज करके बताओ कि ये कितने तरीके से अरेंज हो सकते हैं। तो मैं 3 चीजों को अरेंज करना चाहता हूं, तीनों की तीनों डिस्टिंक्ट हैं, तो आंसर क्या आ जाएगा, n फैक्टोरियल वाले फॉर्मूले से 3 फैक्टोरियल, और 3 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, 3 × 2 × 1, मतलब आंसर आ जाएगा आपका 6 के बराबर, ठीक है ना। तो यहां पे अगर आप डायरेक्टली बताना चाहते हो केवल वैल्यू, तो यहां पर हम जानते हैं कि 3 फैक्टोरियल जो कि बेसिकली 6 के बराबर होता है, इतने अलग अलग तरीके से आप यहां पे इन दोनों को अरेंज कर सकते हो। लेकिन क्योंकि यहाँ पे 6 कोई बड़ा काउंट नहीं है, तो हम एक्चुअली बना भी सकते हैं वो सारे अरेंजमेंट्स जो यहाँ पे हम काउंट करके पहले से बैठे हैं, ठीक है ना। तो एक अरेंजमेंट देखिए खुद है ABC, एक अरेंजमेंट हो सकता है ACB, एक हो सकता है BAC, एक हो सकता है BCA, समझ रहे हो। हम ये देख रहे हैं कि हम ये जो 6 बता रहे हैं कौन से अरेंजमेंट है एग्जैक्टली, वो लिख लो। एक हो सकता है CAB और एक हो सकता है CBA, बस। तो हमने A को आगे रख के बाकी दोनों को आगे पीछे कर लिया, फिर B को आगे रख के बाकी दोनों को आगे पीछे कर लिया, C को आगे रख के बाकी दोनों को आगे पीछे कर लिया। तो ये 6 आपके क्या हो चुके हैं यहाँ पे, जो पॉसिबल अरेंजमेंट्स हैं, जो फॉर्मूले से भी हमें यहाँ पे 6 क्वांटिटी पता चल रही थी, वो एक्चुअली हमने यहाँ पे लिख के भी देख लिए, ओके। अब लेकिन अगर मैं इसके अंदर कोई चेंज करता हूं, मैं अगर यहाँ पे कुछ लाइक ऑब्जेक्ट्स, अलाइक ऑब्जेक्ट्स अगर इंट्रोड्यूस कर दूं, तो मेरे आंसर में क्या बदलाव आना चाहिए उसको एक बार आप सब नोटिस अच्छे से करना। तो अगर मैं यहां पर आपको बोलता हूं कि यार ये जो B था ना, उसको भी मैंने क्या कर दिया, जो B था उसको भी मैंने A ही कर दिया, रादर देन हैविंग ABC मैंने क्या कर दिया, AAC कर दिया है। अब अगर मैं आपसे पूछता हूं कि इनको अरेंज करने के तरीके कितने होने चाहिए, तो इसका आंसर कितना आएगा। अब इसके लिए तो अभी तक हमने फॉर्मूला नहीं पढ़ा है, लेकिन हम क्योंकि यहां पर जानते हैं कि अल्टीमेटली क्या हुआ है, B की जगह ही A आया है, राइट। तो जहां जहां पे B आ रहा है, मेरा प्लान ये है कि वहां पे मैं A लिख देता हूं। बाकी बनना तो यही सब कुछ चाहिए, बस जहां जहां B आ रहा है वहां पे A आ गया। तो मैं बस यही काम करना चाहता हूं। यहां पर देखो AAC लिखा हुआ है, मतलब B की जगह A आ गया, वी आर हैप्पी विद दैट। यहां पे हम बोलते हैं कि ACA कर देते हैं इसको, यहां पे हम बोलते हैं कि इसको AAC कर देते हैं, यहां पे ACA कर देते हैं, यहां पे CAA कर देते हैं, और यहां पे CAA कर देते हैं, समझ रहे हो। तो जहां जहां पे मैंने अंडरलाइन करके B दिखाया है उस प्लेस में A आ जाना चाहिए, बिकॉज वी आर ट्राइंग टू नाउ अरेंज AAC इन प्लेस ऑफ ABC, राइट। लेकिन जैसे आप ये करते हो, सडनली आपको फील होता है कि यार कुछ रिपीटेशंस यहां पर अब दिखना स्टार्ट हो गए हैं। जैसे कि AAC ऑलरेडी हमारे पास में है और यहां पे भी AAC लिखा हुआ है, तो क्या कोई ये नया अरेंजमेंट है, अरेंजमेंट तो सेम ही है, राइट। तो ये वाला अरेंजमेंट हमने एक्चुअली काउंट नहीं करना चाहिए। फिर वैसे ही आप देखते हो कि आपका ACA है और ये भी ACA है, तो ये अरेंजमेंट भी अलग से काउंट नहीं होना चाहिए, और ये दोनों भी आपके एक जैसे हैं तो ये भी अलग से काउंट नहीं होना चाहिए। सो काउंटिंग में एक्चुअली आए कितने हैं, कितने अलग अलग अरेंजमेंट्स आपको यहां पर देखने के लिए मिल रहे हैं, केवल 3 ही यहां पर देखने के लिए मिल रहे हैं, ये आपका आंसर है।
लेकिन ये 3 आंसर तक मैं डायरेक्टली पहुंच सकता हूं क्या? जैसे यहां पर हमने डायरेक्टली 6 लिख दिया था विदाउट इवन लिस्टिंग डाउन ऑल द पॉसिबिलिटीज, वैसे ये मेहनत करे बिना 3 आंसर अब यहां पे तो मिल गया, लेकिन कोई फॉर्मुला मेरे पास में होगा, कोई कॉन्सेप्ट होगा, तो मैं यहां पे क्वेश्चन में बिना लिखे आंसर लिखना चाहूंगा, ठीक है ना। सो आइडिया बेसिकली ये है कि देखो आप नोटिस करो कि यार ये दोनों आपके जो सेम हुए हैं, ये दोनों जो आपके यहां पे सेम हो गए हैं, रीजन क्या है? ये रीजन ये है कि देखो आपका सी का लोकेशन तो दोनों में सेम है, ये दोनों अलग अलग पहले इसलिए थे क्योंकि यहां पे ए बी और बी ए आगे पीछे करने से अरेंजमेंट चेंज हुआ है ऐसा फील हो रहा था, राइट। ए बी और बी ए के अरेंजमेंट से चीजें चेंज हो रही थी। अगेन आप नोटिस करो कि इसके अंदर और इसके अंदर बेसिकली यहां पर जो है सिमिलैरिटी क्यों आ गई, क्योंकि आप फिर से यहां पे देखो सेकंड और फोर्थ में क्या हो रहा है, सेकंड एंड फोर्थ में आपने सी को तो बीच में ही रखा है, सी तो दोनों में बीच में है, लेकिन ए और बी अगर पहले आगे पीछे हो रहे थे फर्स्ट एंड थर्ड प्लेस पे तो कुछ अलग अरेंजमेंट्स आपके बन रहे थे, राइट। लेकिन अब आपने बी की जगह भी ए लिख दिया है तो वहां पे अलग अलग करके पता ही नहीं चल रहा, ठीक है ना। और यहां पे भी सिमिलर चीज आप नोटिस कर सकते हो कि सी को आपने पहले पोजीशन पे लगा दिया है तो अब यहां पे ए अलग करके कुछ पता नहीं चला, जबकि ए बी और बी अलग अलग करके पता चल रहा था, राइट। तो यहां पर क्या हो रहा है, बेसिकली जो ए और बी के अरेंजमेंट्स हैं वो मैटर नहीं कर रहे हैं। तो ए और बी कितने तरीके से अरेंज हो सकते हैं? ए और बी अरेंज हो सकते हैं बेसिकली 2 फैक्टोरियल वेज में। समझो ए और बी कितने तरीके से अरेंज हो पा रहे थे? 2 फैक्टोरियल वेज में अरेंज हो पा रहे थे, क्योंकि सी तो यहां पे इंपॉर्टेंट है ही नहीं अभी, ठीक है ना। सी तो अपनी अपनी जगह वहीं पकड़ के बैठा है जो यहां पर पकड़ के बैठा था, ठीक है ना। लेकिन चीजें कट क्यों रही हैं? क्योंकि आपने बी की जगह ए लिख दिया है और यहां पे 2 चीजें आपकी बराबर हो गई हैं इसलिए। तो हम तो चाहते थे कि यार यहां पे 3 चीजों को अरेंज करना है, तो हम तो वेरी हैप्पी थे फॉर्मूला अप्लाई करके कि यार आपने अभी सर बताया था कि देखो n चीजों को अरेंज करना है तो n फैक्टोरियल आपका फॉर्मूला है, तो हमने अप्लाई कर दिया कि यार हाँ 3 फैक्टोरियल हमारा फॉर्मूला होना चाहिए था। तो जैसे हम 3 फैक्टोरियल लिखते हैं वैसे यहाँ पे 6 आंसर आता है, लेकिन देन वी रियलाइज कि नहीं यार यहाँ पे जो ए और बी का अरेंजमेंट है ना वो एक्चुअली अब सेंस ही नहीं बना रहे, क्योंकि यहाँ पे ए और बी है ही नहीं, यहाँ पे ए और ए है। तो वो अरेंजमेंट कितने तरीके से हो रहा था, यहाँ पे वो 2 फैक्टोरियल वेज में अरेंजमेंट हो रहा था, क्योंकि 2 चीजों को अरेंज करने के तरीके क्या है 2 फैक्टोरियल, 3 चीजों को अरेंज करने के तरीके क्या है 3 फैक्टोरियल। तो आपको जो नुकसान हुआ है सिमिलैरिटी की वजह से, उससे आप यहाँ पे डिवाइड करो, और उससे अगर आप डिवाइड करोगे तो आपके यहाँ पे करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो सिमिलैरिटी से क्या दिक्कत होती है, जो उन दोनों के अरेंजमेंट से अलग अलग सिनेरियो बन सकते थे वो नहीं बन रहे हैं, समझे क्या। ए और ए को आगे पीछे करने से यहां पे कोई नया सिनेरियो बन ही नहीं रहा है, इसलिए हमें नुकसान हो गया। काउंटिंग में हमें यहां पे थोड़ी छोटी वैल्यू पता चल रही है। तो वो जितने तरीके से आपस में अरेंज हो सकते थे उतने फैक्टोरियल से आपको बस डिवाइड कर देना है, राइट, क्योंकि अब वो यहां पे मैटर नहीं करेगा। सो अगर आपको ये आइडिया क्लियर हुआ है ना, कि हम कैसे यहां पे रिडक्शन कर रहे हैं बिकॉज ऑफ द लाइक ऑब्जेक्ट्स, तो इसी चीज को हम यहां पर आगे ऐसे फॉर्मूला ट्रीट कर सकते हैं कि जितने भी अलाइक ऑब्जेक्ट्स होंगे उतने फैक्टोरियल से डिवाइड करने से हमारा करेक्ट आंसर आता है। यही है लॉजिक। जितने भी लाइक ऑब्जेक्ट्स होंगे, 2 थे ना, तो इनके फैक्टोरियल से डिवाइड करना है, क्योंकि इनके अरेंजमेंट से फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है ना। सो 2 फैक्टर्स मैंने यहां पे डिवाइड किया। वैसे अगर मैं यहां पे फॉर्मूले की बात करता हूं तो फॉर्मूला मेरा यहां पर क्या बनना चाहिए, इसका मतलब फॉर्मूला मेरा यहां पर बनना चाहिए कि यार देखो मेरे पास में है कितने, मेरे पास में p + q + r ऑब्जेक्ट्स हैं, तो आइडियली तो यार इतने फैक्टोरियल मेज में हमने यहां पे इनको अरेंज करने के बारे में सोचना चाहिए था। लेकिन क्योंकि आपने बोला है कि इसमें से p एक जैसे दिख रहे हैं, क्योंकि वो एक जैसे हैं तो उतने फैक्टोरियल से आप डिवाइड करो, उतना आपको नुकसान होगा। जैसे यहां पे 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करके हमारा सही आंसर आ रहा है, वैसे यहां पर भी इतना नुकसान करके आपका सही आंसर आएगा। लेकिन अभी आगे बोल रहे हैं कि q भी यहां पर अलाइक है, सो q ऑब्जेक्ट्स भी आपके अगर अलाइक है तो आप उससे भी डिवाइड करो, क्योंकि उनके भी अरेंजमेंट से हमें यहां पे अलग अलग सिनेरियोज नहीं मिलने वाले हैं, राइट। सो जितने भी आपके अलाइक ऑब्जेक्ट्स आते जाएंगे उतने ही फैक्टोरियल से आपको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। क्लियर होता है। सो अगर मैं आपके सामने ऐसा एग्जांपल अगर थ्रो करता हूं कि मैं आपको बोलूं कि देखो मेरे पास में यहां पे A B B C एंड D है, ठीक है ना। ये कितने हो गए टोटल, ये आपके पास में 2 2 4 और 2 6, ठीक है ना, नहीं 3 5 6 7 है आपके पास में, ठीक है ना। ये 7 वैल्यूज को अगर मैं अरेंज करता हूं तो क्या आपके कितने क्वांटिटी में अरेंजमेंट्स आने चाहिए, अगर ये मैं आपसे पूछूंगा तो इसका आंसर क्या बनेगा, ठीक है ना। तो हम यहां पे काउंट करके देख पा रहे हैं कि यार यहां पे 7 ऑब्जेक्ट्स हैं, तो 7 फैक्टोरियल तो देखो आपका यहां पर आना ही चाहिए था। ये हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि यार 7 चीजों को अरेंज करना तो 7 फैक्टोरियल आना चाहिए, बट देन वी रियलाइज कि नहीं यार इनमें से ये जो 3 है ना ये एक जैसे हैं, क्योंकि ये 3 एक जैसे हैं तो इनके अरेंजमेंट्स की वजह से आपको यहां पर जो है नुकसान होगा, क्योंकि वो मैटर नहीं करेंगे। ए का अरेंजमेंट एक्चुअली मैटर नहीं करेगा, इसलिए उनको है ना हम यहां पे डिवाइड करना पड़ेगा। एंड देन सिमिलरली बी और बी भी क्योंकि आपको एक जैसे नजर आ रहे हैं, तो इनके जो अरेंजमेंट्स हैं जो 2 फैक्टोरियल वेज में हो सकते थे अगर डिस्टिंक्ट होते तो वो भी यहां पर अब मैटर नहीं करेंगे। तो दिस एक्चुअली बिकम्स योर फाइनल आंसर, समझे।
7 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल एंड 2 फैक्टोरियल। और फैक्टोरियल कैसे कैलकुलेट करना है उसके अंदर तो आई डोंट थिंक किसी को डाउट होना चाहिए। क्या करेंगे इस केस में, हम यहाँ पे सिंपली इसको ओपन करके लिखेंगे, 7 को लिखेंगे, 7 फैक्टोरियल क्या लिखेंगे, 7 से लेके 1 तक की वैल्यूज लिखेंगे। अगर आप इसको लिखोगे तो क्या आ जाएगा आपका 7 6 5 4 3 2 एंड 1 एंड नीचे आपका यहाँ पर जो 3 फैक्टोरियल दैट इज बेसिकली 3 इंटू 2 एंड जो आपका 2 फैक्टोरियल दैट इज 2 इंटू 1, 3 इंटू 2 इंटू 1 भी लिख सकते हो। तो इंटू 1 लिखने का कोई खास क्रेज नहीं है, ठीक है ना। वैल्यूज आप डायरेक्टली याद कर लो, 3 फैक्टोरियल का कितना होता है 6 के बराबर, 2 फैक्टोरियल का कितना होता है 2 के बराबर, ठीक है ना। ऐसे कुछ कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टोरियल्स हैं वो आप याद रखोगे तो आपको यहाँ पर बेनिफिट मिलेगा, ठीक है ना। एंड आई एम एक्सपेक्टिंग कि यहाँ पर जिन बच्चों ने पहले यहाँ पर थोड़ा सा पीएनसी देखा हुआ है वो फैक्टोरियल के साथ में काफ़ी कंफर्टेबल यहाँ पर फील करते होंगे। सो लेट अस कैंसिल आउट फ्यू टर्म्स एंड आपका यहाँ पर आंसर आ जाएगा फिर, ठीक है ना। ये जो भी आ रहा है इसको आप यहाँ पे फाइनल आंसर बना लेना, ठीक है ना। ये दोनों आपके कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ से भी ये कैंसिल होकर आपका कितना हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा। तो 420 आएगा, यहाँ पर आपका फाइनल आंसर बन रहा है, ठीक है, डन है। सो इस तरह से आपके यहाँ पर जो है परम्यूटेशन के क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। अरेंजमेंट्स में हमने यहाँ पे 3 अलग अलग चीज़ें डिस्कस करी हैं। एक है जिसके अंदर आपके थोड़े कुछ लाइक ऑब्जेक्ट्स भी आ गए हैं। एक सिनेरियो है जिसके अंदर आपके इसमें है तो सारे सारे डिस्टिंक्ट, लेकिन आप सबको अरेंज नहीं करना चाहते, उसके अंदर ये फॉर्मूला आपका लग जाएगा। एंड अगर सबके सब डिस्टिंक्ट हैं और सबके सब अरेंज करना है तो फिर n फैक्टोरियल डायरेक्टली आप यहाँ पे अप्लाई करके आंसर बता सकते हो, ठीक है ना। सो विद दिस नॉलेज लेट अस स्टार्ट सॉल्विंग फ्यू क्वेश्चंस। जैसे सवाल आपके यहाँ पर क्या है, फाइंड द नंबर ऑफ डिफरेंट वर्ड्स एंडिंग एंड बिगिनिंग विद कॉन्सोनेंट्स which can be made out of the letters of the word equation, ठीक है। सो आपको यहां पर क्या करना है, इक्वेशन में जो भी लेटर्स है उनको अरेंज करना है और अलग अलग यहां पर अपने वर्ड्स बनाने की कोशिश करना है, लेकिन विद वन पर्टिकुलर कंस्ट्रेंट कि बिगिनिंग और एंडिंग उसकी कैसे होनी चाहिए, एक कॉन्सोनेंट के साथ ही होनी चाहिए। तो कॉन्सोनेंट का मतलब क्या है, वॉवेल्स एंड कॉन्सोनेंट्स, ऐसे 2 कैटेगरीज आपकी होती हैं, ठीक है ना। सो वॉवेल्स की कैटेगरी अलग बना लेते हैं, कॉन्सोनेंट्स की कैटेगरी अलग बना लेते हैं, ठीक है ना। सो वॉवेल्स की कैटेगरी में क्या क्या आ रहा है, ई वॉवेल है ना, क्यू कॉन्सोनेंट है, ई क्यू यू ए टी आई ओ एन, ठीक है ना। तो इस तरह से हम यहाँ पे बेसिकली अपने सेट्स क्रिएट कर सकते हैं वॉवल के और कॉन्सोनेंट्स के। अब आपको यहाँ पर जब फर्स्ट एंड लास्ट प्लेस को फिल करना है, आपके पास में टोटल प्लेसेस कितनी है अगर आप देखोगे ध्यान से, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, राइट। 8 हमारे पास में क्या है, अवेलेबिलिटी है लेटर्स की। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 प्लेसेस हम यहां पे फिल करना चाहते हैं। बस हमें ध्यान का रखना है कि जो फर्स्ट एंड लास्ट वाली पोजीशन है उसमें पर्टिकुलरली मुझे यहां पे कॉन्सोनेंट्स ही चाहिए। तो हम यहां पे क्या आइडिया इस्तेमाल करेंगे इसके अंदर कि मैं अरेंजमेंट करना चाहता हूं, 2 प्लेसेस पे अरेंजमेंट करना चाहता हूं। कहां से लेकिन पिक करूंगा, कौन से बैग में से यहां पर मैं अपने जो है ऑब्जेक्ट्स उठा रहा हूं, कॉन्सोनेंट्स वाले बैग में से मैं अपने ऑब्जेक्ट्स उठा रहा हूं फॉर बिगिनिंग एंड एंड। तो मतलब 3 अवेलेबल ऑब्जेक्ट्स में से मैं यहां पे 2 अवेलेबल ऑब्जेक्ट्स को अरेंज करना चाहता हूं, ठीक है ना। तो इस सेकंड वाला जो हमने फॉर्मूला पढ़ा है वो यहां पर एप्लीकेबल होगा कि हम क्या करना चाहते हैं, हम यहां पे 3 में से 2 ऑब्जेक्ट्स को अरेंज करना चाहते हैं। किन प्लेसेस पे अरेंज करना चाहते हैं वो हम यहां पे फिगर में मार्क कर लिया है, इन दोनों के ऊपर हम अरेंज करेंगे, 3 में से 2 को अरेंज करेंगे। एंड एक बार आपने 3 में से 2 को अरेंज कर दिया, लेटर से आपने इसको अरेंज कर दिया, टी और एन को अरेंज कर दिया, तो अब बच्चे कितने हैं, क्यू एक और कॉन्स्टेंट बचा है, ठीक है, वो बीच में भी कहीं आ सकता है। सो रिस्ट्रिक्शन बीच वाले किसी पोजीशन के ऊपर तो है ही नहीं, आपकी जो रिस्ट्रिक्शन है वो फर्स्ट एंड लास्ट के ऊपर है, वो हमने यहाँ पे सेटिस्फाई करवा दी है। तो अब यहाँ पे 1 2 3 4 5 एंड 6 आपके यहाँ पर जो है टोटल एलिमेंट्स अभी भी बचे हैं जिनको मुझे अरेंज करना है। एंड बीच में जो पोजिशन आपकी बची है वो भी 6 के बराबर ही है। तो ये कितने तरीके से हो सकता है, ये आपको टोटल 6 फैक्टोरियल वेज में किया जा सकता है। बस यहीं से आपका फाइनल आंसर बनना चाहिए। ये आप एक बार जो है बस ओपन करके अच्छे से मल्टीप्लाई करके देख लो। एंड अगर आपको वैल्यूज याद हैं कुछ कुछ तो और भी अच्छी बात है। तो आपका यहाँ पे 3 फैक्टोरियल अपॉन कितना आ जाएगा, 3 - 2 मतलब 1 फैक्टोरियल। तो फॉर्मूला क्या है हमारा, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल, ठीक है ना। तो यहाँ पे 1 फैक्टोरियल इज 1, 3 फैक्टोरियल इज 6, ऑलराइट। एंड 6 फैक्टोरियल कितना होता है, 6 से लेके 1 तक आप यहाँ पे रिड्यूस करते हुए मल्टीप्लाई करो, 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1, तो ये आएगा आपका 720 के बराबर, राइट। एंड आपका जो 3 फैक्टोरियल वो होता है 6 के बराबर, तो 6 × 720 इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर बनेगा। तो 0 आएगा, 12 आएगा एंड 43 आएगा, ठीक है ना। सो दिस बिकम्स आवर फाइनल आंसर 4320, मतलब डी ऑप्शन इस क्वेश्चन में करेक्ट होना चाहिए, सही। ऑलराइट, अगला सवाल देखते हैं। हाउ मेनी 7 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट्स विच आर गिवन टू अस यूजिंग ऑल द डिजिट्स एग्जैक्टली वंस। यूज आपको सारे ही डिजिट्स करना है और एग्जैक्टली एक ही बार करना है, कुछ रिपीटेशन एक्स्ट्रा नहीं करना है, ठीक है ना। जैसे यहां पर आपके इसमें 1 एक ही है तो आप 2 1 मत सोचो, 2 2 है, 3 2 है इनफैक्ट, तो आप तीनों 2s यूज करोगे।
एंड 2 4 है तो आप दोनों 4 इस्तेमाल करोगे। जो जो डिजिट दे रखे हैं उनको हमें यहाँ पे इस्तेमाल करके एक 7 डिजिट नंबर बनाना है। आप चाहो तो काउंट करके भी देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 हमारे पास में डिजिट्स गिवन है, तो यूज सभी को करना है एक एक बार, राइट। तो क्या ये अभी भी अरेंजमेंट का ही क्वेश्चन है? मैं जैसे जैसे अलग अलग प्लेसेस पे अपने इन 7 डिजिट्स को अरेंज करूंगा, वैसे ही अलग अलग नंबर्स आपके बनते रहेंगे और वो 7 डिजिट नंबर्स ही बनने वाले हैं सारे के सारे, ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं, हम बस यही सोचते हैं कि हमें तो इनको अरेंज करना है। मेरे पास में अवेलेबिलिटी क्या है, 7 ऑब्जेक्ट्स के अरेंजमेंट की अवेलेबिलिटी है, तो मैं 7 फैक्टोरियल तो लिखे लेता हूं। 7 फैक्टोरियल वेज में मैं इन सबको अरेंज करने की सोच रहा था, क्योंकि 7 ऑब्जेक्ट्स आपने बोला कि 7 ऑब्जेक्ट्स हैं, तो मैंने तो लिख दिया 7 फैक्टोरियल। लेकिन फिर मुझे पता चला कि नहीं, कुछ लाइक ऑब्जेक्ट्स भी थे, है ना। तो यहाँ पे ये 1 2 और 3, ये 3 क्योंकि आपके एक जैसे हैं, इसलिए इनके अरेंजमेंट से फर्क नहीं पड़ेगा, तो 3 फैक्टोरियल से आपको नुकसान होगा, है ना, आपका आंसर छोटा आएगा इस वजह से। लेकिन फर्दर आपका यहाँ पर ये जो 4 और 4 है, ये भी छोटे हैं, ये भी हमें पता चला, और ये 2 हैं, तो आपको फर्दर 2 फैक्टोरियल से भी यहाँ पे डिवाइड करना पड़ेगा, राइट। सो हमने क्या किया है, इन सबको अरेंज कर लिया है जितने पॉसिबल वेज में अरेंज हो सकते हैं। जैसे मैंने आपको एबीसी वाला एग्जांपल दिया था, उसी तरह से हमने यहाँ पे इन सबको अरेंज कर दिया है। लेकिन अब यहाँ पे क्योंकि आपके लेटर्स नहीं हैं, ये नंबर्स हैं, सो आपको थोड़ा सा यहाँ पर एडिशनली ध्यान रखना पड़ेगा कि अब इसने क्योंकि स्पेसिफाई किया था कि हमें 7 डिजिट नंबर चाहिए, राइट। सो जस्ट बिकॉज मेरे पास में 7 डिजिट्स हैं डजंट गारंटी कि मेरा नंबर 7 डिजिट नंबर बनेगा, क्योंकि अगर स्टार्टिंग में 0 आ गया तो प्रॉब्लम है ना, फिर वो 6 डिजिट नंबर कहलाएगा। मैथमेटिकली वो 6 डिजिट नंबर आपका हो जाएगा, जो हमने अभी तक ध्यान नहीं दिया है। मतलब ये आंसर एक्चुअली आपका करेक्ट आंसर नहीं है, इसके अंदर आपने कुछ ऐसी भी चीजें काउंट कर ली जो एक्चुअली 6 डिजिट थे, जबकि आपको 7 डिजिट यहां पर काउंट करने के लिए बोला गया था। तो ऐसा करते हैं कि वो जो एक्स्ट्रा वैल्यूज है उनको हटा देते हैं। जो एक्स्ट्रा वैल्यूज हमें यहां पर मिल रही है, जो हमें पता है कि 6 डिजिट वाले वैल्यूज भी यहां पे काउंट हो गए हैं, उनको हटा लेते हैं। तो 6 डिजिट वाले वैल्यूज अगर आपके काउंट हुए हैं तो क्यों हुए हैं, क्योंकि आपने फर्स्ट पोजीशन पे 0 को फिक्स कर दिया है। फर्स्ट पोजीशन पे ऑफ द 7 पोजीशंस आपने स्टार्टिंग में 0 को फिक्स कर दिया, एंड अब आपके उसमें यहां पर जो 6 पोजीशंस बची हैं उसके लिए जो डिजिट्स हैं आपके उसमें क्या है, 1 2 2 4 2 4, राइट। तो अब आप चाहोगे कि मैं जितने भी तरीके से ये काम कर पा रहा हूं, जब मैंने यहां पे 0 को फिक्स कर दिया और मैं यहां पे इनको अरेंज करने की कोशिश करूं, तो ये जितने मेरे यहां पे नंबर्स बनेंगे ये सब 6 डिजिट नंबर बन गए हैं, लेकिन उनको गलती से मैंने इसके अंदर भी काउंट कर लिया है, जो नहीं करना चाहिए था। तो इसके अंदर कुछ सही वाले भी हैं और कुछ गलत वाले भी हैं। तो गलत वाले जितने भी हैं वो ये वाले हैं, इनको अगर मैं हटा दूंगा काउंटिंग में से तो मेरा करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये काम करते हैं। तो मेरे पास में बचे अरेंजमेंट के लिए यहाँ पे 6 चीजें हैं, इसलिए 6 फैक्टोरियल, लेकिन उनमें से आपके ये 3 2s एक जैसे हैं और 2 4s एक जैसे हैं, तो फर्दर आपको नुकसान यहाँ पे होने वाला है बस। सो यहां से हम क्या कर सकते हैं, अपने सिंप्लीफिकेशन को आगे कैरी कर सकते हैं। आपके यहाँ पे जो एलसीएम है वो तो 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल आ ही जाएगा। अगर आप वैल्यूज लिखना चाहो तो यहाँ पे लिखना स्टार्ट कर सकते हो कि ये आपका 6 बनेगा, ये आपका 2 बनेगा, राइट। 3 फैक्टोरियल इज 3 इंटू 2 इंटू 1, एंड देन ऊपर अगर आप देखते हो तो 7 फैक्टोरियल माइनस 6 फैक्टोरियल है, एंड 7 फैक्टोरियल इज बेसिकली नथिंग बट 7 इंटू 6 फैक्टोरियल, राइट। सो यहाँ से 6 फैक्टोरियल आप कॉमन निकाल सकते हो, तो यहाँ पर आपको अंदर 6 बचा हुआ नजर आएगा, राइट। 7 माइनस 1, एंड नीचे आपके पास में क्या है, नीचे आपके इसमें 6 इंटू 2 है, तो यहाँ से एक 6 आपका कुर्बान हो जाएगा, और 6 फैक्टोरियल की वैल्यू फिर से आप याद करो, 6 फैक्टोरियल कितना होता है, 720 के बराबर होता है, ठीक है ना। तो 720 को अगर आप 2 से डिवाइड करते हो तो 360 इस क्वेश्चन में फाइनल आंसर आपका बनेगा, विच इज बेसिकली योर सेकंड ऑप्शन, ठीक है। सो ये आपका फिर से क्या है, बढ़िया सा यहाँ पर क्वेश्चन है जिसके अंदर हमें थोड़ा कुछ एक्स्ट्रा काउंटिंग करके यहाँ पे सब्ट्रैक्शन कराने से फायदा मिल रहा है। क्योंकि इस क्वेश्चन में अगर आप स्टार्टिंग से सोचोगे ना कि यार मुझे स्टार्टिंग में 0 नहीं आने देना है, तो आपको फिर यह बताना पड़ेगा कि फिर वहां पे आप क्या डालना चाहते हो, एंड दैट विल मेक थिंग्स इवन मोर कॉम्प्लिकेटेड, ठीक है ना। कि यार अगर 0 नहीं डालना है स्टार्टिंग में, ओके, तो फिर क्या डालना है, 1 डालना है, तो 1 डालने के बाद में जितने भी पॉसिबल केसेस है उनको काउंट करोगे, फिर 2 डाल दिया, 2 यहाँ पे डालने के बाद में जितने भी केसेस है उनको काउंट करोगे, फिर 4 डाल दिया, फिर 4 डालने के बाद में जितने भी केसेस है उनको काउंट करोगे, ठीक है ना। तो रादर देन गेटिंग द आंसर इन 1 सिंगल स्टेप, आपको ऐसे 3 अलग अलग केसेस में सॉल्यूशन निकाल के दोनों सबको ऐड करके फिर फाइनल आंसर बताना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ऑब्वियसली द अप्रोच दैट वी हैव डिस्कस्ड राइट नाउ इज द बेटर वन, जहां पे कोई केसेस ऐसे हमें बनाने नहीं पड़े हैं, ओके। नाउ लेट्स कम टू वन एप्लीकेशन काइंड ऑफ क्वेश्चन, जहां पर आउटराइटली ऐसा अरेंजमेंट किसी ने बोला नहीं है, लेकिन अरेंजमेंट के आइडिया से ही यहां पर आपका आंसर एक्चुअली निकलता है, ठीक है ना। काफी बढ़िया सवाल है। देखो यहां से क्या है, कंसिडर द नेटवर्क एज शोन इन द फिगर पाथ्स फ्रॉम P टू Q। P कहां पर है, यहां पे एकदम नीचे है, राइट, एंड Q कहां पर है, वहां पे एकदम ऊपर है।
पाथ जो यहाँ पर है उसके लिए एक नेटवर्क बना के रखा है, मतलब यहाँ पर जैसे फुटबॉल की आपकी नेट होती है, ठीक है ना, वैसे कुछ यहाँ पर मान सकते हो। एंड देन वी वांट टू गो फ्रॉम P to Q, आई गेस। पाथ फ्रॉम P to Q कंसिस्ट ओनली ऑफ द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन सेगमेंट्स, नो डायगोनल मूवमेंट इज अलाउड, है ना, क्योंकि आप ऐसे नहीं जा सकते, ठीक है ना। तो आप यहाँ पे इमेजिन कर सकते हो कि आपकी फुटबॉल की नेट है और यहाँ पे आप अपने आप को एक इंसेक्ट की तरह मान सकते हो, एंट मान सकते हो, है ना, जो फ्लाई नहीं कर सकता। तो ऑब्वियसली उसको अगर यहाँ से वहाँ तक जाना है तो वो इसके ऊपर चलते चलते ही बेसिकली वहाँ तक जाएगा, राइट। लेकिन अब आगे और रिस्ट्रिक्शन क्या दिए, हाउ मेनी शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ्स फ्रॉम P to Q पास थ्रू R, R से होके कितने आपके पाथ जा रहे हैं। अच्छा, R ये चीज़ है, थोड़ा और अच्छे तरीके से मेंशन कर देता हूँ, अदरवाइज है ना, ये है कि R की वो है, R में आंसर आपका अलग अलग आ सकता है, ठीक है ना। सो R कौन सा वाला है, जो R के ऊपर यहाँ पे डॉट दिखाई दे रहा है वो आपका R है, ठीक है ना। तो इमेजिन कर लिया एक फुटबॉल नेट है, आप अपने आप को एक एंट की तरह इमेजिन कर रहे हो। एंट की तरह अगर आप इमेजिन करो तो इसके ऊपर चलना स्टार्ट करोगे, आपका टारगेट ये है कि R से होते हुए आपको कहाँ जाना है, Q तक जाना है। लेकिन आपको ये काम करना है शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ में, ये काम करना है आपको शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ में। तो कोई भी शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ हम किसको बोलेंगे, आप यहां पर मान सकते हो कि आपने एक सिंगल स्टेप को क्या मान सकते हो कि इस डॉट से लेके इस डॉट तक आने को आप यहां पे एक सिंगल स्टेप मान सकते हो, ठीक है ना। इस डॉट से यहां तक आए हो तो आप अपनी सेकंड स्टेप मान सकते हो, ठीक है ना, क्योंकि उसके बाद में आपको यहां पर टर्न वगैरह लेने का यहां पे मिलने वाला है, तो उस एक सिंगल स्ट्रेच को आप एक सिंगल स्टेप मान सकते हो, ठीक है ना। तो आप यहां पर नोटिस करोगे कि मुझे अगर P से लेके R तक जाने की जरूरत है और R से लेके Q तक जाने की जरूरत है, देन वन ऑफ द पाथ दैट आई कैन डिजाइन इज कि यार मैं ऐसा करता हूं, एकदम R के नीचे तक पहुंच जाता हूं और फिर ऊपर बढ़ना स्टार्ट करता हूं। तो ऐसा अगर मैं कर रहा हूं तो मैंने डेफिनेटली कोई भी स्टेप्स वेस्ट नहीं किए हैं, क्योंकि आप देख सकते हो कि P के कंपैरिजन में R कहां पर है, राइट में है और ऊपर है। तो हमने कोई भी ना ही लेफ्ट स्टेप लिया है ना ही डाउन स्टेप लिया है, क्योंकि अगर तो आप जाने के लिए ऐसे भी जा सकते हो कि आप पहले यहां पे ऊपर गए, फिर और ऊपर गए, फिर राइट गए, फिर लेफ्ट गए, फिर इधर 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 आए, इधर आए, फिर ऐसे चले गए, ठीक है ना। तो ये अगर आप करते हो तो भी आप P से लेके R तक जा रहे हो और फिर R से लेके आप Q तक आगे फिर से जा सकते हो। लेकिन क्या है, शॉर्टेस्ट पाथ है, ये तो बहुत बड़ा है, इधर उधर करके आप यहां पर जो है वहां तक पहुंच रहे हो आराम से, ठीक है ना। और ये बड़ा पाथ है, हमें गारंटी क्यों है, क्योंकि आपने अपना जो पूरा जर्नी है उसके अंदर कहीं ना कहीं एक लेफ्ट भी लिया है। आपने लेफ्ट लिया है तो यार लेफ्ट लेने की जरूरत ही नहीं थी, हम तो यहाँ पे केवल राइट और अप की मदद से भी अपना काम कर सकते थे। एंड देन यहाँ पे भी गारंटी कि आपने यहाँ पे डाउन लिया है, डाउन लेने की भी जरूरत नहीं थी, आपने यहाँ पे डाउन लिया मतलब आप बेसिकली ज्यादा ऊपर चले गए थे, फिर आपने वापस नीचे आने का सोचा, राइट। सो ये सारे पाथ जो है आपके कैसे हो जाएंगे, लॉन्गर पाथ होंगे। शॉर्टेस्ट पाथ में आप क्या नोटिस करते हो कि द ओनली इन्वॉल्वमेंट शुड बी फ्रॉम द राइट एंड अप एरोज। अगर आप हमेशा ही राइट और अप एरो की गारंटी लेते हो तो आप एक लीस्ट अमाउंट ऑफ स्टेप्स में P से लेके R एंड फर्दर R से लेके Q तक जा सकते हो। और इसके अंदर क्या है कि आपका यहां पर जो राइट और अप का कॉम्बिनेशन है वो अभी भी आप एंटायरली डिसाइड कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे यहां पर मैंने क्या किया, यहां पर मैंने बेसिकली राइट सारे ले लिए, फिर अप सारे ले लिए, ठीक है ना। उसके प्लेस में यहां पर मैं अप पहले ले सकता हूं, फिर राइट ले सकता हूं, फिर अप ले सकता हूं, फिर राइट ले सकता हूं, फिर अप ले सकता हूं, फिर राइट ले सकता हूं, ठीक है ना। ये भी आपका शॉर्टेस्ट पाथ है, क्योंकि हमने राइट और लेफ्ट के अलावा और कुछ नहीं लिया है, राइट। तो आप देख सकते हो कि ऊपर वाला 1, ऊपर वाला 2, ऊपर वाला 3, है ना, यहां पर भी 3 ऊपर वाले थे। एंड राइट वाला 1, राइट वाला 2, राइट वाला 3, यहां पर भी 3 राइट वाले थे। तो यहां पर भी 6 स्टेप्स में हम बेसिकली P से लेके R तक पहुंच रहे हैं। एंड यहां पे सेकंड वाले सिनेरियो में भी हम यहां पे 6 स्टेप्स में ही P से लेके R तक पहुंच रहे हैं। मतलब क्या है कि अगर आप P से लेके R तक की जर्नी यहां पे डिफाइन करते हो तो आपको लीस्ट या शॉर्टेस्ट नंबर ऑफ स्टेप्स में अगर पहुंचना है तो आपको बस कॉम्बिनेशन के बारे में सोचना है कि आप कैसे यहां पे राइट एंड अप के कॉम्बिनेशंस बना सकते हो। जैसे अगर मैं आपको फर्दर एक एग्जांपल दूं तो मैं बीच में ऐसा भी कर सकता हूं कि यार मैंने एक तो ले लिया है राइट, फिर मैंने बहुत सारे अप ले लिए एंड फिर मैंने सोचा कि चलो राइट भी ले लेता हूं यार, ठीक है ना। तो ये जो आपने क्रिएट किया है ये भी एक नया पाथ है, ये अभी तक हमने नहीं बनाया था। 1 राइट, 3 अप एंड देन 2 राइट, लेकिन ये भी शॉर्टेस्ट पाथ ही है क्योंकि इसके अंदर भी 3 राइट इन्वॉल्व है और 3 अप इन्वॉल्व है, राइट। सो मैं जितने भी तरीके से बेसिकली यहां पे 3 राइट एरोज एंड 3 अप एरोज को अरेंज कर सकता हूं, उतने ही आपके शॉर्टेस्ट पाथ बन सकते हैं फ्रॉम P से लेके R, राइट। P से लेके R तक जाने के लिए हम ये वाला काम करेंगे तो सही रहेगा। एंड देन मतलब क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है
एंड देन ऐसे ही कुछ मैं सोचना चाहता हूं किसके लिए, आर से लेके क्यू तक की जर्नी के लिए सोचना चाहता हूं। तो आर से लेके क्यू तक की जो आपकी यहाँ पर जर्नी बनने वाली है उसको भी हम यहाँ पे प्लॉट करके देखते हैं। अगर तो आपका यहाँ पर जो आ रहा है बेसिकली शॉर्टेस्ट पाथ 1 2 3 राइट एंड 2 अप, 3 राइट और 2 अप का यहाँ पर जो है आपका शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ बनाया जा सकता है, ठीक है ना। 3 राइट 3 राइट, राइट के लिए हमने एरो लगाया है एंड उसके साथ में 2 अप। अब वो किसी भी ऑर्डर में हो, यहां पर मैंने ऑर्डर का यहां पर जो पर्सपेक्टिव आपको दे दिया है कि ऑर्डर अगर मैं यहां पे राइट और अप का चेंज करता हूं तो पाथ चेंज हो जाता है, लेकिन हम शॉर्टेस्ट पाथ में वहां से वहां तक पहुंच जाते हैं। इसलिए हम यहां पे अरेंजमेंट्स बेसिकली इनका करना चाह रहे हैं। हम कितनी चीजों का अरेंजमेंट करना चाह रहे हैं पहले स्टेप को कंप्लीट करने के लिए, पी से लेकर आर तक जाने के लिए हम यहां पे टोटल 6 चीजों का अरेंजमेंट करना चाह रहे हैं। लेकिन वो जो 6 चीजें हैं आपके पास में जो कि स्टेप्स हैं, उनमें से 3 स्टेप्स एक जैसी दिख रही हैं क्योंकि आपके वो 3 एरोज राइट वाले ही हैं, और ये तीनों स्टेप्स भी आपके एक जैसे दिख रहे हैं क्योंकि तीनों के तीनों आपके अपवर्ड फेसिंग एरोज हैं, राइट। सो इनके अरेंजमेंट्स एक्चुअली मैटर नहीं करेंगे। तो जब आप यहाँ पे कैलकुलेशन करते हो तो कैलकुलेशन में आपको क्या दिखाई देगा कि 6 चीजों को अरेंज करना है, तो 6 फैक्टोरियल एंड देन उनमें से 3 एक जैसी हैं एंड अगले वाली 3 भी एक जैसी है, इसलिए फर्दर उसको डिवाइड कर लेते हैं। एंड देन मल्टीप्लाई करना है क्या कि नेक्स्ट आपका यहाँ पर जो स्टेप है वो कैसे कंप्लीट हो रहा है कि यार 3 तो आपके इसमें यहाँ पे राइट है और 2 आपके इसमें अप है, मतलब 5 ऑब्जेक्ट्स है आपके पास में, जिसमें से 3 ऑब्जेक्ट्स आपके एक जैसे हैं और 2 ऑब्जेक्ट्स आपके एक जैसे हैं। इज दैट फाइन? सो दिस इन 2 स्टेप्स कैन बी डन, क्योंकि हमने ये गारंटी करना है कि आपको पी से लेके आर तक जाना है और आर से लेके फिर आपको आगे क्यू तक जाना है, ठीक है ना। ऐसे भी सवाल बनते हैं कि आपको एक गारंटी करनी पड़ती है कि बीच में आर नहीं आना चाहिए, समझ रहे हो, कि आपको एक दोस्त से दूसरे दोस्त के घर जाना है लेकिन बीच में आपके तीसरे दोस्त का घर आ गया जिसके साथ लड़ाई चल रही है आपकी, तो आप वो जिसके साथ लड़ाई चल रही है उसकी शक्ल नहीं देखना चाहते, ठीक है ना, उसके घर पे आप नहीं जाना चाहते हो, राइट। सो ऐसा भी सवाल बनाया जा सकता है कि यार आपको यहां से लेके वहां तक जाना है लेकिन आर से होके नहीं जाना है, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, आर से होके जितने भी रास्ते बन सकते हैं शॉर्टेस्ट, उनको टोटल पॉसिबल रास्तों में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है ना। तो ऐसे वेरिएशंस आपको इस तरह के नेटवर्क वाले प्रॉब्लम के ऊपर पूछे जा सकते हैं। हो सकता है कि यहाँ पर आपको 2 चीजें दे दें, यहाँ पे आर और एस पॉइंट दे दें यहाँ पे, है ना, कि आर से भी होके जाना है और एस से भी होके जाना है, ठीक है ना। तो 3 स्टेप में कंप्लीट करना पड़ेगा कि पी से लेके आर, आर से लेके एस और फिर एस से लेके क्यू, राइट। सो इस तरह से आपको डिसाइड करना है कि क्वेश्चन की डिमांड एग्जैक्टली क्या है। बट हाँ, जो आपके यहाँ पे आइडियाज हैं राइट और अप वाले, आई गेस वो यहाँ पर आपको अगर एक बार एटलीस्ट देखने के लिए मिलता है तो फिर इस आइडिया को कैरी फॉरवर्ड आगे कर सकते हो। लेकिन अगर आपके दिमाग में आइडिया है ही नहीं कि इस क्वेश्चन की जो वर्किंग है वो इस तरह के एरोज की मदद से होती है, then it will be very difficult for you to think on your own कि यार let us develop this kind of approach, ठीक है ना। वो एग्जाम में बैठ के तो स्पेशली काफी मुश्किल है। ओवरऑल आप यहाँ पे देख सकते हैं कि क्या यहाँ पर बचने वाला है। तो 6 फैक्टोरियल आपका कितना होता है, ये होता है 6 इंटू 5 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल इज बेसिकली 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल इज 24, ठीक है ना। एंड नीचे अगर आप यहाँ पे देखते हैं तो ये क्या है आपके पास में, ये है आपका 6 एंड ये भी है 6। 3 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी है, 6 के बराबर। 5 फैक्टोरियल इज बेसिकली 120 है ना, पूरा लिख लेते हैं और यहाँ पे 6 एंड यहाँ पे 2 लिख लेते हैं। सो ओवरऑल हमारा यहाँ पे कैंसिलेशन जो है वो क्या क्या बन रहा है, यहाँ पे तो 12 के साथ में कैंसिल करके 10 बन रहा है, बहुत ही शानदार। यहाँ पे आपका 6 से 6 कैंसिल होगा, यहाँ से ये कैंसिल करके आपको 4 मिल रहा है, तो ये 20 है, तो टोटल 200 बेसिकली फिर आपका आंसर आना चाहिए। सो 200 मतलब सी ऑप्शन इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट बनने वाला है। ऑलराइट, है ना, बढ़िया सवाल। सो यहाँ तक अभी हमने अरेंजमेंट के जो अलग अलग पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं क्वेश्चंस की वो यहाँ पे कवर किया है। चाहे वो यहाँ पे आपके ग्रिड वाला क्वेश्चन हो या आपके यहाँ पे नंबर्स का अरेंजमेंट हो, चाहे वो आपके लेटर्स का अरेंजमेंट हो, ठीक है ना। हमने विद कंस्ट्रेंट्स भी यहाँ पर जो डिस्कशंस हो सकते हैं सारे कवर किए हैं, राइट। सो क्वेश्चंस आपके यहाँ पे इंटरेस्टिंग बनते हैं। कॉन्सेप्ट काफी सिंपल होता है क्योंकि अगर आप पीछे जाके देखोगे तो अभी कॉन्सेप्ट क्या है आपका, है ना, 3 बेसिक से आइडियाज हैं, ठीक है ना। एक ये रिपीटिशन वाला आइडिया है, एक एनपीआर वाला आइडिया है और एक आपका डायरेक्टली एन फैक्टोरियल वाला आइडिया है, ठीक है ना। लेकिन क्वेश्चन का यहाँ पे जो वेरिएशन है वो काफी ज्यादा देखने के लिए मिलता है, इसलिए पीएनसी को आपने यहाँ पे जो है विथ एग्जाम्पल्स ही हमेशा ध्यान रखना चाहिए, ठीक है ना। केवल फंडा याद मत रखो, ये भी ध्यान रखो कि अच्छा इस पर्टिकुलर वीडियो में वो ग्रिड वाला क्वेश्चन कराया था, ऐसा, ठीक है। अब यहाँ पर आते हैं हमारे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पैटर्न के ऊपर जिसको हम कहते हैं फाइंडिंग रैंक ऑफ ए वर्ड। तो इसके लिए मैं आपको शॉर्टकट बताने वाला हूं, लेकिन शॉर्टकट अगर मैं डायरेक्टली बता दूंगा तो कई सारे बच्चे जो केवल इस वीडियो पे डिपेंड करके चीजें सीखना चाह रहे हैं उनका एक कॉन्सेप्ट वीक रह जाएगा, ठीक है ना। इसलिए यहां पर मैं पहले आपको बता देता हूं कि एक्चुअल जो यहां पर अप्रोच होती है वो कैसे बिल्ड की जाती है एंड देन आई विल डिस्कस शॉर्टकट एज वेल, ठीक है ना। हम यूजुअली शॉर्टकट ही अप्लाई करेंगे क्वेश्चंस के अंदर क्योंकि उसके अंदर टाइम सेविंग बहुत ज्यादा है, ठीक है ना। लेकिन आई डोंट वांट टू स्किप द कॉन्सेप्ट क्योंकि आप यहाँ पे एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ क्वेश्चन में आगे चल के आपको फिर से इसी वीडियो में कराऊंगा जिसके अंदर
शॉर्टकट काम नहीं देगा, है ना, वहाँ पर हमें रेगुलर तरीके से आगे बढ़ना पड़ता है। सो लेट अस फर्स्ट अंडरस्टैंड कि क्वेश्चन इसके ऊपर कैसे आता है, ठीक है ना। बड़ी बहुत ही इंपॉर्टेंट पैटर्न है, इसको समझो ध्यान से। क्या है? द लेटर्स ऑफ द वर्ड रैंडम, रैंडम नाम का कोई ये तो एक वर्ड है हमारे पास में, ठीक है ना, इज रिटन इन ऑल पॉसिबल ऑर्डर्स। तो इसके लेटर्स को हमने यहाँ पे, है ना, ऐसे शफल करके अलग अलग वर्ड्स बना लिए, ठीक है ना। फिर क्या हुआ? एंड दीज वर्ड्स आर अरेंज इन ए डिक्शनरी ऑर्डर। डिक्शनरी ऑर्डर मतलब अल्फाबेटिकली आपने यहाँ पे इनको अरेंज करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है ना। जो भी आपके अरेंजमेंट्स बने, कितने बनेंगे? 1 2 3 4 5 6 720 अरेंजमेंट्स बनेंगे। कितने बनेंगे रैंडम के अंदर? क्योंकि यहाँ पे 6 डिफरेंट लेटर्स हैं, तो 6 डिफरेंट प्लेसेस पे उनको अरेंज अगर मैं कर रहा हूँ, शफल कर रहा हूँ, तो 720 डिफरेंट आपके यहाँ पे कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं। तो अगर आप ऐसे लिस्ट लिखना स्टार्ट करते हो कि कितने अलग अलग वर्ड्स हमें मिल रहे हैं, तो आपको 720 ऐसे पूरी लिस्ट यहाँ पे 720 एलिमेंट्स की यहाँ पे मिल जाएगी। तो यहाँ पर आप ये बोल क्या रहे हैं कि द रैंक ऑफ द वर्ड रैंडम कौन से पोजीशन पे आएगी? मतलब जो आपने पूरी लिस्ट देखी जिसके अंदर 720 एलिमेंट्स हैं, उसमें कहीं ना कहीं बीच में रैंडम भी तो आएगा ना, बिकॉज रैंडम इज ऑल्सो वन ऑफ द परमिटेशन, वन ऑफ द अरेंजमेंट्स, ठीक है ना। तो वो किस पोजीशन पे आ रहा है, बेसिकली ये आपका सवाल है, ठीक है। तो इसको अटेम्प्ट करने का तरीका क्या है? जो स्टैंडर्ड तरीका है उसके अंदर हम बेसिकली बोलते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल आइडेंटिफाई कि जो जो आपके इसमें यहाँ पे लेटर्स अवेलेबल हैं उनको अल्फाबेटिकली अरेंज करते हैं, तो कौन सबसे पहले आता है, ठीक है ना। तो ऑब्वियसली ए सबसे पहले आएगा, ए बी सी डी आएगा उसके बाद में, है ना। तो ए आ गया, डी आ गया, ए बी सी डी, ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर, ठीक है ना। तो इसके बाद में आएगा एम एन ओ पी क्यू आर। तो इस तरह से बेसिकली आपके यहाँ पे जो है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सारे लेटर्स इस पर्टिकुलर वर्ड में अवेलेबल हैं, राइट। सो ये हमने क्यों लिखा है? ये हमने पहले ही लिख के क्यों रख लिया है? क्योंकि यहाँ से हम कहीं ना कहीं अपने जो हेल्प है वो लेने वाले हैं, ठीक है ना। सबसे पहली हेल्प जो हम यहाँ पे लेने वाले हैं वो क्या है कि अगर तो मैं डिक्शनरी फॉर्मेट में अपने सारे ही परम्यूटेशंस को लिख रहा हूं, तो ए से जो स्टार्ट होने वाले हैं वो सबसे पहले जगह ऑक्यूपाई करेंगे, फिर डी से स्टार्ट होने वाले सबसे पहले जगह ऑक्यूपाई करेंगे, क्योंकि बी और सी तो है नहीं ना इसके अंदर। हम यूजुअल डिक्शनरी में क्या कर देखते हैं कि यार ए वाले सारे वर्ड्स पहले हैं, फिर बी वाले हैं, फिर सी वाले हैं, फिर डी वाले हैं, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे बी और सी वाले तो वर्ड्स बन ही नहीं सकते हैं क्योंकि वो है ही नहीं। तो ए के बाद में किसका नंबर आएगा? डी का नंबर आएगा, है ना। ऐसा हमें यहाँ पे पता चल रहा है बेस्ड ऑन द अल्फाबेटिकल ऑर्डर जो इन लेटर्स का हमने बना लिया है, ठीक है ना। सो ए से स्टार्ट होने वाले कितने वर्ड्स बनाए जा सकते हैं उसको हम यहाँ पे डिकोड करना चाहते हैं। तो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि ए से स्टार्ट होने वाले कितने हैं हम ये देखना चाहते हैं, तो ए को तो हमने फिक्स कर दिया है फर्स्ट पोजीशन पे। तो ए को अगर मैंने फिक्स पोजीशन पे डाल दिया है यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन पे, तो 1 2 3 4 5, बाकी 5 को मैं यहाँ पे अरेंज कर सकता हूं 5 फैक्टोरियल वेज में, है ना। n फैक्टोरियल वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा यहाँ पे। बाकी जितने भी यहाँ पे 5 बचे हुए उनको 5 फैक्टोरियल वेज में मैं अरेंज कर सकता हूं, राइट। तो ये तो एकदम टॉप पोजीशन पे आ जाएंगे। रैंडम इनके बाद में ही आने वाला है फॉर श्योर, क्योंकि वो तो आर से स्टार्ट हो रहा है। इनफैक्ट डी से स्टार्ट होने वाले भी सारे आ चुके होंगे, एम से, एन से, ओ से, इन सब से स्टार्ट होने वाले जो वर्ड्स हैं वो सबसे पहले अपनी जगह ऑक्यूपाई कर चुके होंगे, उनके पहले रैंडम आ ही नहीं सकता, ठीक है ना। तो आप अगर यहाँ पे डी से स्टार्ट होने वाले देखो, तो डी को फिक्स कर दिया, बाकी 1 2 3 4 5 जो हैं इनको अरेंज कर सकते हो 5 फैक्टोरियल वेज में। ऐसे ही आप यहाँ पे किससे स्टार्ट होने वाले देख सकते हो, एम से स्टार्ट होने वाले। अगेन बाकी जो 5 बच गए हैं उनको 5 फैक्टोरियल वेज में अरेंज करोगे तो जितने भी वर्ड्स बनेंगे वो सबके सब एम से स्टार्ट होने वाले होंगे, क्योंकि इसको हमने चिपका दिया स्टार्टिंग में, ठीक है ना। ऐसे ही एन से स्टार्ट होने वाले हैं और ऐसे ही ओ से स्टार्ट होने वाले हम सारे के सारे लिखेंगे, और सभी बेसिकली 5 फैक्टोरियल के ही बराबर हमें मिल रहे हैं। यहां तक क्लैरिटी है? ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अभी तक आर तो पिक्चर में ही नहीं आया है। जो भी आपका यहां पे वर्ड क्रिएट होगा जो आर से स्टार्ट होगा वो अभी तक तो आया ही नहीं है। अब बेसिकली उसके आने के चांसेस बनने वाले हैं, क्योंकि हमने पूरी लिस्ट यहां पे मतलब मोर देन हाफ लिख चुके हैं, मोर देन हाफ के बहुत ज्यादा आगे बढ़ चुके हैं। आप यहां पर देखो 5 फैक्टोरियल का वैल्यू कितना होता है, 120 के बराबर होता है, ठीक है ना। तो 1 2 3 4 5 मतलब 600 तक तो हम पहुंच ही चुके हैं। और आप ऑप्शन में भी देख सकते हो कि यार अब तो हमें 600 तक अगर आ गए हैं तो थोड़ा ही आगे जाना है। 614 615 613 616 में से कोई ना कोई आंसर आपका करेक्ट है, ठीक है ना। तो रैंडम अब ज्यादा दूर नहीं है। क्यों नहीं है ज्यादा दूर? क्योंकि हम अब आर से ही स्टार्ट करने वाले कहानी अपनी, ठीक है ना। आर से अगर मैं अपनी कहानी स्टार्ट कर रहा हूं और अगर मैं यहां पे सारे ही जो बचे हुए लेटर्स हैं उनको अगर फ्रीली आगे पीछे होने की परमिशन दे दूं तो यार मैं सारे ही लिख दूंगा ना। इसका मतलब तो फिर मैंने यहां पे सारे ही जो वर्ड्स है वो लिख दिए,
क्योंकि 720 ही वर्ड्स बन सकते थे। यहाँ पे भी आपने 5 फैक्टोरियल से अगर अरेंज कर दिया तो यहाँ तक आते आते 600 हो चुके थे, ये 120 और हो गए। 5 फैक्टोरियल का वैल्यू कितना है, 120। तो 720 ही सारे लिख दिया आपने। तो सारे लिस्ट तो आपके उसमें लिखी हुई थी ही पहले से, आपको तो ये बताना है कि रैंडम किस पोजीशन पे आ गया है। तो अगर आपको रैंडम की पोजीशन निकालना है तो आपको रैंडम यहाँ पे क्रिएट होते हुए दिखना चाहिए, राइट, कि हाँ अब अगली स्टेप में आपका रैंडम बनेगा, राइट। सो हमें इसका मतलब क्या करना है, हमें धीरे धीरे अब यहाँ पे प्रिसीजन इनकॉर्पोरेट करना है। प्रिसाइज होने का मतलब क्या होता है, प्रिसाइजली बताओ, है ना। मतलब क्या है कि अगर मैं बोल रहा हूँ कि ये कितना डिस्टेंस है, तो ये अगर मैं बोलता हूँ कि ये आपका 15 सेंटीमीटर है, ठीक है ना, तो बोलो नहीं और अच्छे से बताओ, तो आपने और अच्छे से देखा कि नहीं ये 15 नहीं है 14.5 है, ठीक है ना, समथिंग लाइक। तो थोड़ा और केयरफुली आप अगर यहाँ पे चीज़ों को देखना स्टार्ट करते हो, थोड़ा और प्रिसीजन यहाँ पर जो है इंप्रूव करते हो, तो आप भी बोलोगे कि देखो आर से सारे के सारे स्टार्ट होने वाले मैं नहीं देखना चाहता। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, डिक्शनरी के अंदर अगर दो आपके पास में वर्ड्स हैं और दो वर्ड्स में फर्स्ट लेटर अगर आपका सेम है, तो हम सेकंड लेटर को कंपेयर करते हैं कि सेकंड लेटर अल्फाबेटिकली कौन सा यहाँ पे प्रायोरिटी लेगा। जो सेकंड लेटर की प्रायोरिटी आती है वो बेसिकली ऊपर आ जाते हैं और जो बाद में आता है वो नीचे आ जाता है, ठीक है ना। तो यही हम करते हैं बेसिकली। जैसे हम यहाँ पे सन और सन अगर करेंगे SON SUN, ठीक है ना, तो ऑब्वियसली SON ऊपर आएगा, SON नीचे आएगा, क्योंकि आपके यहाँ पे S और S तो सेम है लेकिन आपका U बाद में आता है, ठीक है ना। तो आपको यहाँ पे डिक्शनरी के अंदर ये बाद में मिलेगा एंड SON पहले मिलेगा। सो आप यहाँ पर भी वो काम करना स्टार्ट करो कि हम यहाँ पे देखते हैं कि R के बाद में सेकेंड लेवल पे किसको मैं यहाँ पे देखना चाहूँगा। R के बाद में सेकंड लेवल पे हम देखना चाहेंगे A को, है ना, क्योंकि R तो देखो मैं फिक्स करना ही चाहता हूं, इसके अंदर कोई डाउट नहीं है, ठीक है ना। फिर मैं A को फिक्स करना चाहूंगा क्योंकि अल्फाबेटिकली ये बेसिकली जो है प्रायोरिटी पे आने वाला है फॉर श्योर। लेकिन अब हो क्या रहा है, RA अगर आपने फिक्स कर दिया, RA आपने फिक्स कर दिया तो भी यहां पर जो है थोड़ी सी प्रॉब्लम है, क्योंकि RA से ही तो आपका वर्ड भी स्टार्ट हो रहा है, समझो, क्योंकि आपका जो रिक्वायर्ड वर्ड है वो भी RA से ही स्टार्ट हो रहा है। तो RA फिक्स करके भी उतना प्रिसीजन आपको भी नहीं मिला है, क्योंकि अब RA से स्टार्ट होने वाले भी अगर आप यहां पे सारे लिख देते हो तो क्या होगा, अगर मैंने RA को फिक्स कर दिया स्टार्टिंग में और 1 2 3 4 बचे हैं ना मेरे पास में, कितने बचे हैं, 4 बचेंगे मेरे पास में, तो इनको 4 को अरेंज करने का तरीका कितना हो जाएगा, 4 फैक्टोरियल, जो कि कितना होता है 24। तो हमने टोटल कितने लिख दिए हैं, 600 पहले लिख दिए थे, अब 24 लिख दिए, तो हम पहुंच चुके हैं कहां पे, 624 पे पहुंच गए हैं। जबकि आप यहां पे देख सकते हो कि उसके पहले ही आपका कहीं ना कहीं आंसर आने वाला है, ठीक है ना। सो ये दिक्कत क्यों हो रही है, क्योंकि आप यहां पे जिस प्रिसीजन लेवल तक आए हो, राइट, वो तो खुद आपके वर्ड में डिमांड की जा रही है। तो जैसे हमने बोला ना कि R के सारे लेके फायदा नहीं है, क्योंकि R से ही आपका वर्ड स्टार्ट हो रहा है, तो RA के भी सारे लेके फायदा नहीं है, क्योंकि आपका वर्ड RA से ही स्टार्ट हो रहा है। तो हम यहां पर एक और चीज फिक्स करने की कोशिश करेंगे। क्या करेंगे, एक और चीज फिक्स करते हैं। RA से काम नहीं चल रहा है, लेट से मैंने RA के साथ साथ ना अब D को भी फिक्स कर दिया, राइट। RA के साथ में अगर मैंने D को फिक्स किया, D को क्यों फिक्स किया है, क्योंकि अल्फाबेटिकली अब ये सबसे पहले प्रायोरिटी पे हम यहां पे इनकॉर्पोरेट करेंगे डिक्शनरी के अंदर, अगर मैं वर्ड्स लिख रहा हूं तो RA के साथ में अगर मैंने यहां पे D को फिक्स कर दिया है, तो मैंने यहां पे 3 को फिक्स कर दिया, तो 3 हमारे यहां पर बचे हैं। तो इन तीनों को मैं 3 फैक्टोरियल वेज में अरेंज कर सकता हूं, जो है 6 के बराबर। 6 इज ओके फॉर अस, क्योंकि आप यहां पे बेसिकली 600 के ऊपर 6 स्टेप अगर और आगे जा रहे हो तो ठीक है। अभी यहां पे हम RA एंड तक पहुंचने की कोशिश करेंगे, लेकिन हमें RA D के बाद में किसका नंबर आना चाहिए। अब मैं देखो 2 को नहीं, तीसरे वाले पोजीशन पे जो है उसको कंपेयर कर रहा हूं, तो RA के बाद में अब मैंने यहां पर जो है RAM को लेना चाहिए। RAM से स्टार्ट होने वाले जितने भी बनेंगे, ये भी कितने बनेंगे, 3 फैक्टोरियल के बराबर बनेंगे। ये भी कैसे आएंगे, ये रैंडम के तो पहले ही आएंगे, समझे क्या, ये भी आपके रैंडम के पहले ही आने वाले हैं। तो आपने RAD कंप्लीट कर लिया है, आपने RAM कंप्लीट कर लिया, तो इसके बाद में नंबर किसका आएगा, RAN का ही नंबर आएगा। और RAN तो आपके एक्चुअल वर्ड में भी है, मतलब हमें और भी ज्यादा केयरफुल होना पड़ेगा अगली स्टेप में, ठीक है ना, कि RAN जो है वो तो फाइनल हमारे वर्ड में है ही, तो इसके साथ में और कुछ आप यहां पे फिक्स करना चाहते हो क्या, ठीक है ना। तो RA और N तो आपने फिक्स कर ही दिया है, ये मानो, है ना, हम इतना प्रिसाइज अब हो चुके हैं कि ये तो आपके स्टार्टिंग में आएगा ही आएंगे, हमें ये पता है, ठीक है ना। अब ध्यान से देखोगे तो इसके बाद में जो नंबर आना चाहिए वो किसका है, देखो यहाँ पे जो काट दिए मैंने वो तो यहाँ पे फिक्स कर दिए। अब जो बच गए हैं उसमें अल्फाबेटिकली अगर आप देखते हो तो D का नंबर पहले आएगा, तो यहाँ पे हमारा मन कर रहा है कि हमने D लिखना चाहिए, लेकिन जैसे आप D लिखते हो तो आपको कंपेयर करके पता चलेगा कि यार ये तो आपके एक्चुअल वर्ड में आ रहा है, मतलब इससे स्टार्ट होने वाले सारे लिख दिए तो उसके अंदर रैंडम कहीं खो जाएगा।
तो इसके इससे स्टार्ट होने सारे हम लिखना नहीं चाह रहे हैं, ठीक है ना। तो आप क्या बोलोगे कि अच्छा आप ना RAND के बाद में किसी चीज को और फिक्स करो। RAN और D तो आपने यहां पे फिक्स कर दिया है, तो अब किसका नंबर आया M, और उसके बाद में किसका नंबर आएगा O। तो ये तो आपका वर्ड ही बन गया ना। यहां से यहां तक अगर आपने फिक्स कर दिया है और यहां पे आपने M और O डाल दिया है, तो ये एक पर्टिकुलर वर्ड बन गया है, राइट। और अगर आप यहां पे इन दोनों को ही परम्यूटेशन की मदद से आगे पीछे करोगे, RAND से जो बेसिकली आपके यहां पे दो वर्ड स्टार्ट हो रहे हैं वो कौन कौन से हैं, RANDMO एंड RANDOM। यही वाले दो वर्ड्स बेसिकली RAND कॉम्बिनेशन से स्टार्ट हो सकते हैं। तो जैसे ही आप एक लास्ट कॉम्बिनेशन लिखोगे RAND के बाद में OM, वो आपका क्या हो जाएगा, वो आपका रिक्वायर्ड प्लेस आ जाएगा, ठीक है ना। तो इसको भी यहां पर रैंक है, इसलिए यहां पर इसको भी 1 तो लिख ही लेते हैं। से इसकी पोजीशन आ जाएगी अगर आप इस चीज को भी इनकॉर्पोरेट कर लेते हो तो। समझो यहां पर आपको इस तरह के 2-4 बार यहां पे क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे, तो आपको अच्छे तरीके से यहां पे ये आइडिया क्लिक करेगा कि कैसे हम यहां पे अपना प्रिसीजन लेवल इंक्रीज करते हैं, ठीक है ना। अगर आप चीजों को सिंपल रखना चाहते हैं तो यहां पर आपको बताता हूं कि कभी भी आप अगर ये एनकाउंटर करते हो कि आप जिस चीज को लिखना चाहते हो, जिस चीज को फिक्स करना चाहते हो, वो आपके रिक्वायर्ड वर्ड में भी है एग्जैक्टली वही चीज, तो केवल उसको फिक्स करके फायदा नहीं होगा, उसके अगले स्टेप को भी फिक्स करना पड़ेगा। ये अगर आप ध्यान रखते हो तो आपका काम हो जाएगा। जैसे ए के साथ में कुछ भी कर दिया मैंने, यहां पे जो था सब अलाउ कर दिया, जिसको आना है आ जाओ, ठीक है ना। डी के साथ में, एम के साथ में, एन के साथ में, ओ के साथ में, सबको अलाउ करते जा रहा हूं कि जो जो बनते जा रहे बनाते जाओ, क्योंकि मुझे पता है कि जब तक मैं आर तक नहीं आऊंगा तब तक रैंडम तो स्टार्ट ही नहीं हुआ आना। रैंडम तो अभी तक आ ही नहीं सकता क्योंकि हमने आर वाले वर्ड्स लिखना ही स्टार्ट नहीं किए हैं, ठीक है ना। ओके, तो हमने यहां पे इसका मतलब 600 जब वर्ड्स लिख दिए हैं, उसके बाद में कहीं हमने आर से लिखने वाले वर्ड स्टार्ट किए। अब लेकिन क्योंकि आपने आर से लिखने वाले वर्ड स्टार्ट कर दिए हैं लिखना, तो मतलब अब रैंडम आने वाला है, अब थोड़ा सा केयरफुल हो जाओ, राइट। तो हमने बोला कि अच्छा केयरफुल कैसे होते हैं कि यार एक की जगह 2 चीजों को नोटिस करना स्टार्ट करो। आप केवल आर को नोटिस मत करो, आप यहां पे RA को नोटिस करो, ठीक है ना। और ए क्यों पकड़ा हमने, क्योंकि जो बच गए थे, आर तो अब आ ही रहा है तो आर को हमने कट कर दिया। अब जो बचे हुए थे उसके अंदर ए सबसे पहले प्रायोरिटी पे था, तो हमने इसलिए RA को ले लिया। लेकिन अब RA भी क्या कर रहा है, वही सेम प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है जो R क्रिएट कर रहा था, कि आपका जो रिक्वायर्ड वर्ड है उसके अंदर भी आ रहा है। तो उसके अंदर अगर RA आ रहा है तो RA तक जाने से फायदा नहीं होगा, आपको एक कदम और आगे जाना चाहिए। फिर तीसरे वाले को यहां पर कंपेयर करना स्टार्ट करो, राइट। कि अच्छा RA अगर मैंने यहां पे फिक्स कर दिया, R और A को कट कर दिया, ऐसे इमेजिन करूं, तो आपको अब यहां पे नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंस मिल रहा है, प्रायोरिटी मिल रही है, वो D को मिल रही है, ठीक है ना। तो RAD से स्टार्ट करवाओ, RAM से स्टार्ट करवाओ, ठीक है ना। RAD से स्टार्ट कराया, RAM से स्टार्ट कराया, RAN से स्टार्ट कराया। तो जैसे RAN का नंबर आया, हमें समझ में आया कि यार ये तो हमारे एक्चुअल वर्ड में भी है। जब तक हमारे एक्चुअल वर्ड वाला यहां पे लोकेशन पे वर्ड वो लेटर नहीं आ जाता तब तक कोई टेंशन नहीं है। हमने RAD देखा, फॉर श्योर RAD से स्टार्ट होने जितने भी वर्ड्स बनेंगे, ज़्यादा नहीं है, 6 ही बने हैं, लेकिन वो फॉर श्योर रैंडम के पहले आएंगे, क्योंकि यहां पे इस पोजीशन पे आके रैंडम वर्ड हारा है ना। जब यहां पे लड़ाई चल रही थी तो RA तो सब में सेम था, लेकिन इसके पास में RAD था तो इसने बोला मैं पहले जाऊंगा, इसके पास में RAM था तो इसने भी बोला कि मैं पहले जाऊंगा, ठीक है ना। फिर RAN वाले का नंबर आया तो इसने बोला कि अच्छा नहीं अभी रुको, हम भी इसी गेम के पार्ट हैं, है ना, हम भी RAN वाला ही एक वर्ड है, ठीक है ना। तो हमने लगा कि अच्छा RAN क्योंकि आपके वर्ड में भी आ रहा है, रिक्वायर्ड वर्ड में जिसकी रैंक निकालनी है, तो आप यहां तक मत रुको, आप एक लेयर और आगे जाओ, ठीक है ना। RAND को आप यहां पर जो है फिक्स करके सोचो कि अब आगे आपने क्या करना चाहिए, ठीक है ना। सो RAN के बाद में नंबर किसका आया, R, A और N तो हमने कट कर दिए थे, तो D का ऑटोमेटिक नंबर आया, समझ रहे हो। D का ऑटोमेटिक नंबर आया अल्फाबेटिकली, और D आपको अपने वर्ड में भी चाहिए था, इसलिए फिर से आप क्या बोलोगे कि यार यहां तक देख के नहीं, एक कदम और आगे बढ़ा के हमने देखना चाहिए कि एग्जैक्टली क्या यहां पर होने वाला है, ठीक है ना। तो एक कदम आगे बढ़ा के देखा तो हमें लगा कि यार अब बचा ही कितना है, तो हमने जो बन रहा था अल्फाबेटिकली M और O वो लिख दिया, एंड देन इसको हमने फिक्स कर ही दिया था, तो हमने इसको आगे पीछे भी करके लिख दिया, तो एक्चुअली वर्ड ही जो आपको चाहिए था वो बन गया, रैंडम वर्ड इस पॉइंट पे आके बन चुका है, ठीक है ना। तो ये जो भी आपका यहाँ पे सारा सम है, ये करके जो आपको नंबर मिलेगा, यही आपकी इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में रैंडम की रैंक होनी चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ तक 600 हो चुका है, ये हो गया आपका 12 और 2 14, तो यहाँ पर टोटल कितना हो गया 614, ठीक है ना। 614 इस क्वेश्चन में आपका रैंक निकल कर आया है, ठीक है ना। येस, इट टेक्स टाइम, दैट्स व्हाई द शॉर्टकट दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। एक क्वेश्चन लेकिन और करके दिखाता हूं जहां पे आपको और भी यहां पर पता चलेगा कि वेरिएशन क्या आता है इसके अंदर। सो वेरिएशन आ सकता है जहां पे आपके वर्ड कुछ ऐसा है जिसके अंदर रिपीटेशंस हो रही हैं,
जैसे यहाँ पे रामायण वर्ड अगर मैं पिक करता हूँ और मुझे यहाँ पे बिल्कुल सेम काम करना है, जैसे अभी हमने रैंडम के लिए किया था, रामायण के लिए भी वही काम करते हैं कि हम यहाँ पे सबको अरेंज करेंगे, सबको अरेंज करके यहाँ पे उनको लिस्ट डाउन करेंगे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। तो रामायण पर्टिकुलरली जो वर्ड है वो कौन से पोजीशन पे आपको नजर आने वाला है वो हम निकाल के देखना चाहते हैं, ठीक है ना। सो टू डू दैट हमारे यहाँ पे जो रेगुलर प्रोसेस है पहले वो करते हैं, थोड़ा सा हम यहाँ पे एक्सर्ट कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं क्योंकि पता तो हो कि यार व्हाट इज द अदर वे आउट, है ना। शॉर्टकट तो हम देखने ही वाले हैं, ठीक है ना, शॉर्टकट देख लेंगे, उसके बाद में आपके यहाँ पर जो आंसर तक पहुंचने के यहाँ पे दिक्कत है वो रिजॉल्व हो जाएगा, ठीक है ना। सो अगर आपको बेसिकली अगर केवल शॉर्टकट में ही इंटरेस्ट है, अगर आपको लग रहा है कि नहीं सर ये थोड़ा हैवी हो गया मेरे लिए, इतना समझ में नहीं आ रहा कि सर यहाँ पे मैंने तो आज तक डिक्शनरी नहीं देखी सर, मतलब ये अगर आपको दिक्कत आ रही है कि हम कैसे यहाँ पे डिसाइड कर रहे हैं कौन पहले कौन बाद में आएगा, मतलब एक्चुअली डिक्शनरी में ही प्रॉब्लम है आपको, ठीक है ना। बिकॉज अदरवाइज यहाँ पे मैथ्स का कॉन्सेप्ट तो काफी कम लग रहा है, लेकिन एक बार फिर से इसलिए मैं करके दिखाना चाह रहा हूँ बिकॉज आई वांट कि इसमें भी आपका कॉन्फिडेंस रहे। एक बार इसके साथ में करके देखते हैं जिसके रिपीटेशंस भी आ रहे हैं, ठीक है ना। सो हम फिर से काम तो वही करेंगे, हम यहाँ पे देखते हैं कि हम अल्फाबेटिकली अगर अरेंज करते हैं, सो सबसे पहले ये तीनों ए प्रायोरिटी पे आ जाएंगे कि यार हम तो पहले आएंगे अल्फाबेटिकली, ठीक है ना। सो ए तो यहाँ पे हो गया, उसके बाद में किसका नंबर आएगा, MNOPQR, है ना। सो MNR और Y इस तरीके से आपका आने वाला है। सो 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है ना। सो हमारे यहाँ पर क्या है, 3 तो ए है और 1 2 3 4 अलग है, तो 1 2 3 4। तो हमारे पास में यहाँ पे ये जो बेसिकली 7 अवेलेबिलिटी हैं, इनको हमें यहाँ पे समहाउ अरेंज करके क्या बनाना था, अपने वर्ड्स बनाना स्टार्ट करने थे। तो यहां पर भी आप देख सकते हो कि आर तो काफी बाद में आएगा, आर तो काफी बाद में आएगा, पहले तो ए से स्टार्ट होने वाले बहुत सारे आ जाएंगे, ठीक है ना। सो ए से स्टार्ट होने वाले आपके उसमें कितने आएंगे वो हम यहां पे सबसे पहले लिखना चाहते हैं, ठीक है ना। ए से स्टार्ट होने वाले, सो ए से अगर मैं स्टार्ट कर रहा हूं तो 1 2 3 4 5 6 हमारे पास अभी पॉसिबिलिटीज है जिनको मैं अरेंज करना चाहता हूं। लेकिन अब ध्यान से देखो कि क्योंकि यहां पे रिपीटिशंस हैं, इसीलिए आपको यहां पे 6 पॉसिबिलिटीज को अरेंज जरूर करना है, लेकिन डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल भी करना पड़ेगा। मतलब कितना आ जाएगा ये 360 के बराबर, ठीक है ना। डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल क्यों करना पड़ रहा है, क्योंकि यहां पे 2 एज आपके एक जैसे हैं, 3 एज एक जैसे नहीं है, क्योंकि एक को तो आपने फिक्स कर दिया है। तो अरेंजमेंट जिन चीजों का चल रहा है 1 2 3 4 5 6, ये जो 6 चीजों का अरेंजमेंट चल रहा है उनमें कितने रिपीटेशंस नजर आ रहे हैं, तो उनमें मुझे 2 रिपीटेशंस नजर आ रहे थे, राइट। फिर मैं देखता हूं कि एम से स्टार्ट होने वाले कितने हैं। अब ये मत बोलना कि सर ये वाला ए से हो गया, मैं ये वाला ए से करूंगा स्टार्ट, फिर ये वाला ए से करूंगा, ऐसा नहीं होगा। ए से स्टार्ट होने वाले अगर मैं यहां पे बनाना स्टार्ट करता हूं तो मैटर नहीं करता कि आपने कौन से तीनों में से ए को वहां पे फर्स्ट पोजीशन पे लिखा है, राइट। तो इसलिए यहां पे ए के बाद में डायरेक्टली नंबर किसका आ रहा है, एम का ही नंबर आपको यहां पे मिलने वाला है, ठीक है ना, कि एम से स्टार्ट होने वाले आपके क्या रहेंगे। तो अगेन 6 पोजीशन है जिनको हम यहां पे फिल करना चाहते हैं, लेकिन अगर आपने m को यहां पे फिक्स कर दिया है तो बचे हुए 6 जो है उनके अंदर से 3 आपको एक जैसे नजर आ रहे हैं। तो 6 में से 3 एक जैसे हैं, तो आपको 6 फैक्टोरियल को 3 फैक्टोरियल से डिवाइड करना पड़ेगा, राइट। तो ये आ जाएगा आपका 120 के बराबर, डन है, ये आ गया आपका 120 के बराबर। अब आगे n का भी नंबर आएगा, है ना। n भी क्या बोलेगा कि अच्छा मेरे से भी जो स्टार्ट होने वाले वर्ड्स हैं पहले उनको लिखो, क्योंकि r तो मेरे बाद में आएगा ना, समझे कि नहीं, R तो मेरे भी बाद में आएगा, N के बाद में, है ना, ऐसा N बोलेगा। तो N को अगर मैंने फिक्स कर दिया तो मेरे पास में 3 और 3 6 बचे हैं, जिसमें से फिर से मेरे पास में क्या है, 3 एक जैसे हैं। तो ये भी बेसिकली 120 डिफरेंट वर्ड्स आप नोटिस कर पाओगे। A से स्टार्ट होने वाले आपको 360 वर्ड्स मिल रहे हैं, M से स्टार्ट होने वाले 120, N से स्टार्ट होने वाले आपको यहाँ पे 120 मिल रहे हैं। तो यहां तक तो हमें कोई टेंशन ही नहीं है, क्योंकि हम अभी R तक ही नहीं पहुंचे। हमें रामायण वर्ड अगर देखना है कि कौन से पोजीशन पे आ रहा है, तो यार अगर आर आ जाएगा तो आप और प्रिसाइसली देखना स्टार्ट करोगे ना। इट इज एग्जैक्टली जैसे हम डिक्शनरी में वर्ड्स देखते हैं। आप डिक्शनरी में अगर वर्ड्स देखोगे तो आप यहाँ पर ऐसे ही पहले तो ऐसे ही फ्लिप करते हो इन जनरल कि अच्छा मुझे कोई डी से स्टार्ट होने वाला बहुत बड़ा वर्ड देखना है, ठीक है ना, डी से स्टार्ट होने वाला बहुत बड़ा वर्ड है, तो आप पहले तो डी तक जाने की कोशिश करो। तो यू आर जस्ट फ्लिपिंग द बुक, यू आर जस्ट फ्लिपिंग द बुक इस तरीके से, ठीक है ना। अच्छा एक बार आपने यहाँ पे फ्लिप कर लिया और आपको दिख रहा है कि अच्छा फ्लिप करते करते यहाँ पर मैं यहाँ तो अच्छा डी आ गया। अब डी आ गया तो आप थोड़ा और केयरफुली क्या कर रहे हो चीज़ों को, डी आ गया तो और केयरफुली आप यहाँ पर जो है उसको धीरे धीरे देख रहे हो कि यार डी, फिर डी ए, है ना, फिर डी ओ, है ना, इस तरह से हम यहाँ पे धीरे धीरे आगे जाएंगे, ठीक है ना। तो वही वाला काम यहाँ पर आपको इमेजिन करना है कि हम कर रहे हैं। तो जब तक मुझे यहाँ पे आर नहीं नजर आ रहा है तब तक मैं सबको आने दे रहा हूँ कि आप अल्फाबेटिकली प्रायोरिटी पे हो तो आते चलो आते चलो आते चलो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। बट देन जैसे ही आर का नंबर आया हमने बोला कि अब आप ध्यान से करेंगे, आप ध्यान से करेंगे, क्योंकि हमारे वर्ड भी आर से स्टार्ट हो रहा है। तो ऐसा नहीं कि हम जल्दबाजी में यहाँ पे सारे लिख दें,
सारे लिख देंगे तो आगे निकल जाएंगे, हमें यहाँ पे एग्जैक्ट रैंक पता नहीं चलेगी, ठीक है ना। एंड आप नोटिस करो कि फिर से आप यहाँ पे काफी नजदीक पहुंच चुके हो। ये कितना हो गया आपका, ये अगर आप देखते हो तो 300, 400, 500 और ये भी 100 है तो 600। फिर से आपके यहाँ पे 600 काउंट तो अभी तक कंप्लीट हो ही चुका है। आंसर भी अगर आप यहाँ पे देखोगे तो आपको कुछ 20-30 ही यहाँ पर आगे बढ़ना है, ठीक है ना। तो ज्यादा आगे आपको यहाँ पर बढ़ना भी नहीं, अब एकदम से आपका काउंट इसका मतलब कम होने वाला है, राइट। सो अगर मैं यहाँ पे आर से स्टार्ट होने वाले की बात करूं तो मैं सारे के सारे तो काउंट नहीं करना चाह रहा, तो आर से स्टार्ट होने वाले जो वर्ड्स है उनमें सबसे पहले कौन आएगा, आर से स्टार्ट होने वाले जो वर्ड्स है उनमें सबसे पहले कौन आने वाला है, जो आर ए से स्टार्ट होंगे। तो जो आर ए से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स हैं, क्या मैंने सारे के सारे लिख देना चाहिए, क्या नहीं लिखना चाहिए, क्योंकि जो हमारा एक्चुअल वर्ड है वो भी आर ए से ही स्टार्ट हो रहा है, समझे। तो हम यहां पर किसको फिक्स करेंगे, हम अगले वाले को भी फिक्स करेंगे कि आर ए तो फिक्स करो ही करो, लेकिन उसके बाद में किसको प्रायोरिटी मिल रही है, देखो आर गया ए गया, तो उसके बाद में भी अगले वाले ए को प्रायोरिटी मिल रही है। अब यहां मत बोलना कि सर आपने यहां पे मना किया था लेकिन यहां पे इंक्लूड कर रहे हो, ठीक है ना। यहां पे ए से स्टार्ट होने वाले जितने भी हैं उनमें वो सब भी आ चुके हैं जो ए से स्टार्ट हो रहे हैं, जो ए से स्टार्ट हो रहे हैं, क्योंकि जब मैं यहां पे अरेंज कर रहा हूं तो हो सकता है ना कि यहां पे ए आ गया, यहां पे ए आ गया, ठीक है ना। तो यहां पे वो काम ऑटोमेटिकली हुआ है कि यार दोनों ए स्टार्टिंग में, दोनों तीनों ए स्टार्टिंग में, वो सारी चीजें यहां पे काउंट हो चुकी हैं, ठीक है ना। लेकिन यहां पे क्योंकि हम प्रिसीजन के साथ में केवल अभी इसी प्लेस को फिक्स कर रहे थे, तो अभी हमारे पास में यहां पे है ना अगले ए को डालने का बेसिकली नंबर आने वाला है, ठीक है ना। सो मैं थर्ड प्लेस पे देख रहा हूं कि मैं किसको फिक्स करना चाहता हूं। सो थर्ड प्लेस में मैं यहां पे किसको फिक्स करना चाहता हूं, ए को फिक्स करना चाहता हूं, ठीक है ना, विच इज नॉट सेम एज व्हाट वी वांट, क्योंकि हमें तो थर्ड प्लेस पे एम चाहिए, हमें थर्ड प्लेस पे एम चाहिए। जैसे मैंने बोला कि अच्छा मैं अभी आर ए के बाद में ना ए को फिक्स करना चाहता हूं, तो फिर से हम थोड़ा सा रिलैक्स हो गए कि अच्छा ठीक है, हमारा जो टारगेट है वहां तक तो हम नहीं पहुंचने वाले, इसका मतलब, क्योंकि हमें तो आर ए एम तक पहुंचना है, ठीक है ना। तो आर ए को कोई दिक्कत नहीं है, आर ए से स्टार्ट होने वाले कितने हैं, है ना, तो 1 2 3 4 कितने बचेंगे, 1 2 3 अगर हटा दिए, 1 2 3 हटा दिए, 1 2 3 4 बचेंगे, ठीक है ना। तो 4 आपके यहां पर जो चीजें बची हैं उनमें से कुछ रिपीट हो रहा है क्या, ध्यान से देखो, क्योंकि आपने एक आर और 2 ए फिक्स कर दिए हैं, तो बचा है एक ए, एक एम, एक एन और एक वाई, तो यहां पे कुछ भी रिपीट नहीं हो रहा है, राइट। तो 4 प्लेसेस पे उन 4 चीजों को अरेंज करने के तरीके कितने हो जाएंगे, 4 फैक्टोरियल, मतलब ये हो जाएगा 24। तो हमने एकदम से ह्यूज जंप ले ली है एंड हमने बोला कि यार हम तो 624 तक तो आ ही चुके हैं, 624 तक तो आ ही चुके हैं, अभी और आगे जाना है, तो 624 तो आपका आंसर नहीं होना चाहिए, राइट। तो हम यहां पे अब नेक्स्ट जो स्टेप ले रहे हैं उसके अंदर हम क्या बोल रहे हैं कि नेक्स्ट स्टेप में आपने यहां पर क्या करना चाहिए, आर ए तो था ही ना, यहां पे आपने अभी ए को फिक्स किया था, तो ए के बाद में अब इस ए का नंबर आ रहा है, ये मत बोलना कि सर अभी आपने आर ए के टाइम पे इसको कट किया था ना, ये दोनों ए बचे थे, फिर आपने अभी ये वाले ए को ले लिया ना, अब मैं सर अगले स्टेप में वो वाले ए को ले रहा हूं, ऐसा नहीं, ठीक है ना। ए यहां पे आ गया है, तो जो डबल ए यहां पे आने चाहिए थे वो सब काउंट हो गए हैं, क्योंकि यहां पे एक ए था ना अरेंजमेंट के टाइम पे, तो ऐसा हो सकता है कि यहां पे ए लिखा हुआ है ऑलरेडी और यहां पर भी ए आ गया, सो दोनों ए यहां पे साथ साथ वाले भी केसेस आ चुके हैं, ठीक है ना। उससे हम प्रॉब्लम में नहीं है, हम ये बोल रहे हैं कि आर ए के बाद में जो तीसरा आपने फिक्स करना चाहिए था उसका नंबर अगर आप देखते हो तो आर ए के बाद में आर ए के बाद में आर ए एम का नंबर ही आना चाहिए। और जैसे आप कहते हो कि आर ए एम का नंबर आना चाहिए, अगेन यू रियलाइज कि यार ये तो आपको एक्चुअल वर्ड में भी चाहिए, तो केवल आर ए एम करने से फायदा नहीं है, आपको और आगे देखना पड़ेगा, केवल आर ए एम को फिक्स नहीं करना है, इतना तो मिनिमम करना ही है। तो इतना तो आप यहां पे हटा दो कि यार ये तो अब नहीं हिल रहे हैं, ये तो यहां पे रहेंगे ही रहेंगे हमेशा, ठीक है ना। अब जो बच गए हैं उनकी बात करते हैं। तो जो बच गए हैं उनमें आप देख सकते हो कि ए एन वाई अभी बचे हुए हैं टू इंक्लूड, राइट। इनमें से सबसे पहले कौन आएगा, उनमें से सबसे पहले एक ए आएगा, जो भी बच गया है वो वाला ए आएगा, ठीक है ना। लेकिन जैसे आप उस ए को यहां पर इंकॉर्पोरेट करने की कोशिश करते हो, सडनली यू सी कि यार ये भी आपको चाहिए, आर ए एम ए आपको चाहिए, राइट। सो आप इसको भी फिक्स कर दो, मतलब इसको भी कट कर दो, ये अब कहीं नहीं जा रहा है, ये तो है हमारे डिस्कशन में ऑलरेडी, ठीक है ना। तो अब क्या बचा है, हम यहां पे देख रहे हैं कि आर ए एम ए तो हमने यहां पे फिक्स कर दिया। अब जो नेक्स्ट यहां पे आपका आर ए एम ए से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स होंगे उनमें सबसे पहले आएगा जो आर ए एम ए से स्टार्ट हो रहे हैं, फिर आएगा जो आर ए एम ए एन से स्टार्ट हो रहे हैं, और फिर आएंगे वो जो आर ए एम ए वाई से स्टार्ट हो रहे हैं। सो आर ए एम ए वाई में अभी काफी टाइम है, आर ए एम ए के बाद में जो आप यहां पे फिक्स करना चाहते हो दैट इज वन ऑफ द एज दैट इज लेफ्ट ओवर। फिर जब ये सारा कंप्लीट हो जाएगा तो आप बोलोगे कि आर ए एम ए के बाद में एन जो है वो भी सारे आपके यहां पे आ सकते हैं, फिर आपका नंबर आएगा आर ए एम ए वाई का, समझे क्या।
तो जो आर ए एम ए से स्टार्ट हो रहे हैं तो 1 2 3 4 5 तो आपने फिक्स ही कर दिए, ठीक है ना। 5 अगर आपने फिक्स कर दिए हैं तो 2 ही बचे हैं। सो 2 चीज़ों को अरेंज करने के तरीके कितने हो जाएंगे, 2 फैक्टोरियल। यहाँ पर भी 2 ही बचे हैं तो 2 फैक्टोरियल। तो हमने क्या है 24 था ना, 24 के साथ में 2 2 मतलब 4 और आगे बढ़ गए, मतलब 28 तक तो हम पहुंच ही गए हैं। कहाँ तक पहुंच गए, 28 तक, 628 तक हम ऑलरेडी पहुंच चुके हैं। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि नेक्स्ट आपके यहाँ पर जो बनने वाला है उसके अंदर क्या आएगा। क्योंकि आपने आर ए एम ए के साथ में एन तक चीजें देख ली हैं, तो नेक्स्ट नंबर आने वाला था आर ए एम ए वाई का। आर ए एम ए वाई का नंबर आने वाला था जो हमारे ऑब्जेक्टिव से मीट करता है। और जैसे ही आपके ऑब्जेक्टिव से मीट करता है आप यहां पे उसको कट कर दो, ठीक है ना, कि इतना तो हमने अब अरेंज कर ही लिया है। अब देखो कि जो बचे हुए हैं उनको हम कैसे अरेंज करेंगे। तो बचे हुए में प्रायोरिटी पे कौन आएगा, ए, और उसको फॉलो करेगा एन। तो यही तो आपका वर्ड है, आर ए एम ए वाई ए एन, यही आपका वर्ड है। मतलब यही बस आपको एक्स्ट्रा यहाँ पे 1 वैल्यू ऐड कर लेनी है, दैट विल डिफाइन द पोजीशन। एंड इसका मतलब कितना हो गया, यहाँ पे 600 हो गया था, ये 24 और 4 मतलब 28 और ये 1 मतलब 629। तो आपका यहाँ पर आंसर कितना आ गया है, रामायण के अंदर पोजीशन आपकी 629 निकल कर आई है, ठीक है। सो ये जो भी आपका पिछले आधे घंटे का डिस्कशन है, ठीक है ना, अराउंड हाफ एन आवर का डिस्कशन हमने यहाँ पे किया है शायद, टू अंडरस्टैंड दिस आइडिया कि रैंक हम कैसे निकालते हैं, ठीक है ना। इसका अब शॉर्टकट पढ़ना वाकई ज़रूरी है, समझाने में भी मुझे, है ना, काफ़ी ज़्यादा आपके साथ में यहाँ पे बार बार डिस्कशंस करने पड़ रहे हैं, क्योंकि मुझे लग रहा है कि यस, अगर मैं बार बार बताऊंगा तो शायद जिसको पहली बार में समझ नहीं आया उसको दूसरी बार में समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। सो मैं अपनी साइड से पूरा एफर्ट लगा रहा हूँ, लेकिन आपको भी हो सकता है उतने एफर्ट्स लगाने पड़ रहे होंगे, ठीक है ना। लेकिन अगर हमारे पास में शॉर्टकट है जो एटलीस्ट इस क्वेश्चन का आंसर या इस तरह के क्वेश्चन का आंसर सीधे से निकाल के दे सकता है, ठीक है ना, तो एटलीस्ट एग्जाम में तो दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है ना। तो इसलिए हम यहाँ पे अभी शॉर्टकट समझते हैं। आपको अगर चाहिए यहाँ पे ये जो आइडिया है कि कैसे हम एक एक करके अपने जो फिक्स्ड क्वांटिटी उनको इंक्रीज करते हैं, है ना। देखो, जब तक आप पहले लेटर तक नहीं आ रहे तब तक तो कोई दिक्कत नहीं होती, जब तक आप पहले लेटर तक नहीं आ रहे तब तक कोई दिक्कत नहीं होती, तब तक हम लेते जाते हैं बिना किसी दिक्कत के। लेकिन जैसे ही पहला लेटर मैच करता है सो दूसरे पे आना पड़ता है, दूसरा मैच करता है तो तीसरे पे आना पड़ता है, तीसरा मैच करता है तो चौथे पे आना पड़ता है, ठीक है ना। तो ऐसे करते करते आपको थोड़ा प्रिसीजन लेवल बढ़ाते हुए आगे बढ़ना पड़ता है, बिकॉज वी वॉन्ट टू रीच एट दैट पर्टिकुलर स्पॉट जो उन्होंने बोला है ना। इस तरह से हमें अपनी गाड़ी आगे बढ़ानी पड़ती है। लेकिन अब ये जो भी कुछ हमने किया है ना, ये सब कुछ हम शॉर्टकट की मदद से आंसर कर सकते हैं। सो लेट अस ट्राई टू लर्न द शॉर्टकट्स विद दो सेम क्वेश्चंस। बेनिफिट क्या है, वही सेम क्वेश्चंस के ऊपर अगर मैं यहां पे शॉर्टकट लगा के दिखाऊंगा तो आपको ये पता चलेगा कि यार पहली बात तो आंसर क्या आना चाहिए आपको पहले से पता है। जैसे इस क्वेश्चन का आंसर आपको पता है कि 614 आना चाहिए, है ना। और दूसरा ये कि आपको पता चलेगा कि यार ये करने में कितना टाइम लग रहा है और वो करने में कितना टाइम लगा था। ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई आपका जो शॉर्टकट के अंदर वर्ड सिलेक्ट किया है वही आसान था इसलिए जल्दी हो गया, ऐसा नहीं है। ये वाकई जल्दी आपका यहाँ पर जो आंसर निकाल कर देगा, लेकिन इसके पीछे जो लॉजिक है मुझसे वो मत पूछना, ठीक है ना। वो आपका लॉजिक, देखो शॉर्टकट यहाँ पर जो बताया जा रहा है उसमें हम उसको एज एन अप्रोच ही लेके अगर यहाँ पे उसको बस याद रख लें, ठीक है ना, तो वही बेस्ट होता है। लॉजिकल डिस्कशन जो है वो एक्चुअली आपके साथ में ऑलरेडी कर दिया है मैंने, ठीक है ना, कि कैसे आपके वो नंबर्स क्रिएट हो रहे हैं। अब शॉर्टकट बेसिकली हमें ये कहता है कि यार देखो आपको तो क्या करना है, आपको रैंक निकालनी है ना। मैं एक प्रोसेस बताता हूं, देखो आप ऐसा करो कि सबसे पहले ये जो वर्ड है रैंडम, इसके लेटर्स को बढ़िया दूर दूर लिख लो, और दूर दूर लिखना है RANDOM, ठीक है ना, पास पास नहीं लिखना है, दूर दूर लिखो थोड़ा। फिर क्या करो, इनके सर के ऊपर इनकी रैंकिंग लिखो कि अल्फाबेटिकली फर्स्ट कौन आएगा। अगर इनकी रेस होगी तो अल्फाबेटिकली फर्स्ट कौन आएगा, ओके। तो अल्फाबेटिकली ऑब्वियसली ए फर्स्ट आएगा, ए को कौन हरा सकता है। सो ABCD ये सेकंड आएगा, MNOPQR है ना, ऐसा होता है। तो आपके इसमें ये थर्ड आएगा, MN ये फोर्थ आएगा, O पहले आता है, तो ये आपका फिफ्थ आएगा और ये आपका सिक्स्थ आएगा, ठीक है। ये कितना आएगा आपका सिक्स्थ पोजीशन पे बेसिकली R जाने वाला है। तो आपने क्या किया, आपके यहाँ पर जो शॉर्टकट है उसके अंदर पहले तो आपको सजेस्ट किया गया कि आप यहाँ पे सारे लेटर्स को लिखो, दूर दूर लिखो थोड़ा, ठीक है ना। एंड देन उनके सर के ऊपर आपको क्या लिखना है कि वो अल्फाबेटिकली जब रैंक होंगे तो कौन रैंक 1 लेगा, कौन रैंक 2 लेगा, कौन रैंक 3 लेगा, ये पहले मेंशन कर लो। अब आपको करना क्या है, आपको ये देखना है कि यार मैं अगर R के सिर पे खड़ा हूं, लिटरली यही इमेजिन करो कि आप उसके सर पे खड़े हो, ठीक है ना। अगर आप R के सर पे खड़े हो और यहां से राइट में देखते हो तो आपको R की जो रैंक है उससे छोटी रैंक वाले कितने वर्ड्स नजर आ रहे हैं, सॉरी वर्ड्स नहीं लेटर्स, आपको कितने लेटर्स नजर आ रहे हैं, ठीक है ना।
तो क्योंकि 6 सबसे बड़ा है तो ये भी छोटा है, 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 सब छोटे हैं, ठीक है ना, सबकी रैंक छोटी है। तो 1 2 3 4 5 ऐसे हमें वैल्यूज नजर आ रहे हैं जो कैसे हैं, 6 से छोटे हैं। तो हमने यहां पर क्या लिख लेना है, उसके नीचे 5 लिख लेना है। फिर यही काम हम हर एक लेटर के सर पे चढ़ के करेंगे, ठीक है ना। कहां देखेंगे, राइट में देखेंगे, ए पे चढ़ जाएंगे, राइट में देखेंगे तो 1 क्योंकि सबसे छोटा है तो इससे छोटा हमें कुछ नहीं मिलने वाला, तो यहां 0 लिख लो। 4 के लिए अगर मैं n के ऊपर चढ़ के देखता हूं तो 4 के कंपैरिजन में ये छोटा है और वो छोटा है, तो 2 वैल्यू छोटी है। 2 के लिए अगर मैं यहां पे राइट में देखता हूं तो 2 के कंपैरिजन में दोनों बड़े हैं, तो छोटा तो कोई भी नहीं है। 5 के कंपैरिजन में ये छोटा है तो यहां पे 1 आना चाहिए, और अगर मैं राइट में देखता हूं तो कोई है ही नहीं, तो छोटे की बात कहां से आती है। तो लास्ट वाले में तो हमेशा यहां पर आपको 0 लिखना है, समझ रहे हो, क्योंकि आपको हमेशा सर पे खड़े होकर राइट देखना होता है। तो जो भी राइट वाला पर्सन है उसके राइट में तो कुछ है ही नहीं, तो यहां पर हमेशा ही आपके शॉर्टकट में 0 आता है, ठीक है। अच्छा, फिर क्या करना है, एक बार आपने ये वाली लेयर भी अगर क्रिएट कर ली है तो आपको यहां पे अब आंख बंद करके, है ना, मतलब आंख बंद करके इतना भी नहीं मत कर लेना कि सही में आंख बंद कर ली, इन द सेंस बिना सोचे समझे 0 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल और 5 फैक्टोरियल लिखना है, ठीक है ना। एंड देन आपको करस्पॉन्डिंगली इन वैल्यूज को मल्टीप्लाई करके ऐड करना है। क्या करना है, करस्पॉन्डिंगली इन वैल्यूज को मल्टीप्लाई करके ऐड करना है ना। इनको करस्पॉन्डिंगली मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 इंटू 5 फैक्टोरियल आएगा, फिर यहाँ पे 0 हो जाएगा, यहाँ पे 2 इंटू 3 फैक्टोरियल आएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा, यहाँ पे फर्दर आपके पास में कितना आ रहा है ना, यही वाले वैल्यूज बेसिकली नीचे दिख रहे हैं, बाकी सब 0 हो रहे हैं। यहाँ पे 1 इंटू 1 फैक्टोरियल आपको मिल रहा है, तो दिस इज व्हाट वी हैव। अब लेकिन एक बस ध्यान रखना है, इस शॉर्टकट के अंदर जब आप ये कैलकुलेशंस कर लेते हो तो रैंक बताने के लिए आपको एंड में एक +1 और करना होता है, क्योंकि इससे हमें यह पता चलता है कि रैंडम के पहले कितने वर्ड्स कंप्लीट हो चुके होंगे। लेकिन हमें पूछा जाता है कि रैंडम की रैंक क्या है, राइट। सो आपके लेट से यहाँ पे रोल नंबर है आपकी क्लास के अंदर, ठीक है ना, आपकी क्लास में 25 बच्चे हैं, ठीक है ना, और आपका रोल नंबर अगर 15 है तो मतलब 14 स्टूडेंट्स आपके पहले आ चुके हैं, तो आपकी रैंक निकालने के लिए आपका करोगे जितने बच्चे पहले आपके आ चुके हैं उसके अंदर +1 करोगे तो आपको अपना रोल नंबर पता चलेगा या आपकी रैंक पता चलेगी, है ना। तो वैसे यहाँ पर जो है हम अपना सोच सकते हैं कि यहाँ पे निकला क्या है कि रैंडम के पहले पहले कितने वर्ड्स आपके कंप्लीट हो चुके हैं, राइट। उसके अंदर फिर एंड में हम यहाँ पे +1 करेंगे। सो अभी क्योंकि हमने एक ही क्वेश्चन को 2 तरीके से सॉल्व किया है तो देन यू कैन लुक एट द नंबर्स ऑल्सो एंड थोड़ा कुछ लॉजिक यहाँ पर बनाने की कोशिश कर सकते हो। हालांकि मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि शॉर्टकट है तो ज़्यादा लॉजिक नहीं सोचना है, जो मैंने आपको बोला है करने के लिए अगर आप कर दोगे तो हर बार आपका आंसर आएगा, ठीक है ना। आंसर कितना आएगा, ऑब्वियसली 5 इंटू 5 फैक्टोरियल आपका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 600 के बराबर, राइट। फाइनल आंसर आपका क्या निकल रहा है, ये हो गया आपका 600, फिर यहाँ पे आ जाएगा ये आपका 12 के बराबर, ये 1 और बाहर वाला एक 1 और है, ठीक है ना। तो टोटल 614 आंसर आ रहा है, जो वैसे भी हमें पता है कि आना चाहिए था, राइट। सो बहुत कम एफर्ट है, पहले तो ये समझ में आ रहा है इसके अंदर, है ना। प्रोसेस भी काफ़ी सिंपल है, रैंडम लिख दिया, लेटर्स को यहाँ पर हमने अल्फ़ाबेटिकली रैंकिंग दे दी, फिर सर पे खड़े होकर देखा राइट हैंड साइड में कौन छोटा है, जितने छोटे हैं उनको यहाँ पे बेसिकली नंबरिंग कर दी, ठीक है ना। एंड देन आंख बंद करके 0 फैक्टोरियल से लेके एंड तक लिख दिया और फिर करस्पॉन्डिंग वैल्यूज को मल्टीप्लाई करके ऐड कर दिया, एंड में +1 कर दिया, ठीक है ना। तो आपको रैंक निकालने का एकदम स्टैंडर्ड तरीका बना लेना चाहिए। लेकिन क्योंकि हमारे पास में अभी कैलकुलेशन लिखी हुई है तो आप यहाँ पे नोटिस करो कि यहाँ पे भी हमने यही किया था, 1 2 3 4 5, ये 5 बार 5 फैक्टोरियल आया तो है ना। शॉर्टकट हमें क्या करके दे रहा है, शॉर्टकट हमें डायरेक्टली ये काम करके दे रहा है। शॉर्टकट हमें बोल रहा है कि देखो ये क्योंकि 6th रैंक पे है तो राइट हैंड साइड में देखने से फायदा क्या हुआ है, राइट हैंड साइड में देखने से फायदा हुआ है कि आपको पता है कि कितने हैं ऐसे आपके प्रायोरिटी वाले अल्फाबेट्स जो रैंडम आने के पहले अपना पूरा जोर लगा चुके होंगे। तो सबके सब अपना जोर लगा चुके होंगे, हमें ये पता चला। तो 5 के 5 में दम है कि वो रैंडम के पहले आके अपना पूरा काम निपटा के बैठे हैं कि ए से स्टार्ट होने जितने थे हमने सब लिखवा दिए, है ना, डी से स्टार्ट होने जितने हमने सब लिखवा दिए। तो यहाँ पर 5 बेसिकली क्यों आया है, क्योंकि ये बताता है कि कौन यहाँ पर प्रायोरिटी पे और जाने वाला है, राइट। तो आर के कंपैरिजन में सबके सब प्रायोरिटी पे जाने वाले थे, राइट। और वो किस तरह से अरेंजमेंट ले रहे थे, अपने यहाँ पे 5 फैक्टोरियल वेज में अरेंजमेंट ले रहे थे, इसलिए आपके यहाँ पर ये है ना सेक्शन क्रिएट हुआ था जो वहां पर भी क्रिएट हुआ है, राइट। तो इस तरह से आपको बेसिकली यहाँ पर जो सोचना चाहिए कि हाँ यहाँ पे लॉजिक है, उस शॉर्टकट के अंदर लॉजिक है। एग्जैक्टली यहाँ पर भी देखो क्या हो रहा है, पहले यहाँ पर हमने 5 फैक्टोरियल किया, देन यू रियलाइज किया देखो आर ए से स्टार्ट होने वाले तो हमने कोई काउंट ही नहीं किया। जब हमने 1 को फिक्स किया है तो अगले वाले स्टेप में डायरेक्टली 3 को फिक्स किया है। 2 को फिक्स करने वाले यहां पे काम हम नहीं कर पाए हैं, क्योंकि जो आपको 2 फिक्स करने वाले यहां पे प्रायोरिटी ऑर्डर सेट हो रहा था वो एक्चुअली आपके रिक्वायरमेंट से भी मैच हो रहा है, तो हमने डायरेक्टली 3 पे जंप ले लिया।
तो 3 वाले कितने हैं आपके इसमें, यहां पे 3 वाले आपके इसमें 2 हैं, सो 2 टाइम्स ऑफ 3 फैक्टोरियल, यहां पर भी वही लिखा है 2 टाइम्स ऑफ 3 फैक्टोरियल, वहां पर भी हमने किया वही है 2 टाइम्स ऑफ 3 फैक्टोरियल, ठीक है ना। फिर यहां पे 0 आया है, 0 क्यों आया है, क्योंकि फिर से हमें रियलाइज हुआ होगा कि यार अब मैं यहां पे क्या नहीं कर पा रहा हूं, 3 के बाद में 4 पे नहीं जा पा रहा हूं, मुझे 5 पे जाना पड़ रहा है ना, मुझे यहां पे RANDM को यहां पर जो है लॉक करना पड़ रहा है, राइट। सो इसलिए यहां पर आपको फर्दर जो है बीच में एक स्टेप स्किप होते हुए नजर आ रही है। एंड देन यू सी कि यार आपको यहां पर जो है एक ही पॉसिबिलिटी मिल रही है बिफोर रैंडम एक्चुअली अपीयर्स, एक पॉसिबिलिटी मिल रही है बिफोर रैंडम एक्चुअली अपीयर्स, एंड देन रैंडम की रैंक निकालने के लिए आपको +1 और करना पड़ रहा है, ठीक है ना। सो जो आपने यहां पे वैल्यूज लिखे हैं वही वैल्यूज आपके उसमें वहां पर भी बन रहे हैं, लेकिन इमीडिएटली बन जा रहे हैं, राइट। सो दैट्स व्हाई दैट शॉर्टकट बेसिकली वर्क्स परफेक्टली फाइन एंड इट वर्क्स एवरी टाइम, इट वर्क्स एवरी टाइम। तो आप यहां पे बिना टेंशन लिए इसको अप्लाई कर सकते हैं, राइट। एक वेरिएशन जो है यहां पे ऑब्वियसली हम अपने अगले एग्जांपल के साथ में यहां पे कवर करना चाहेंगे, जिसके अंदर रिपीटिशंस हो रही हैं, ठीक है ना। तो रिपीटिशंस अगर हो रही है तो ऑब्वियसली थोड़ा प्रोसेस हमें यहां पे चेंज करना पड़ता है, लेकिन उसको भी एक बार अगर आप यहां पे समझ लोगे तो आपको आगे से दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है ना। तो फिर से क्या करना है, RAMAYAN, ठीक है ना। हमने क्या किया, पहले तो दूर दूर सबको यहां पे लिख लिया, ठीक है ना। इनको और दूर करना है, और दूर कर लेते हैं। ऑलराइट, सो पहले तो हमने यहाँ पे रामायण को ऐसे जो है थोड़ा फैला के लिख लिया। अब हम यहाँ पर हर एक को रैंक करना चाह रहे हैं, तो ऑब्वियसली ए सभी के यहाँ पर जो है कोई ऐसा प्रायोरिटी नहीं आएगी उसके अंदर, तो सभी को मुझे 1 बोलना पड़ेगा। तो ये 1, ये भी 1, ये भी 1, ठीक है ना। अच्छा, फिर मतलब हम यहाँ पे सॉरी ए अगर कवर कर चुके तो नेक्स्ट नंबर किसका आएगा, M का आएगा, MNOPQR, और फिर Y एंड में आएगा, ठीक है ना। तो ये सेकंड प्रायोरिटी पे जाएगा, ये थर्ड पे जाएगा, ये आपका फोर्थ पे जाएगा, और ये आपका 5th पे जाएगा, ठीक है ना। इस तरीके से हम यहाँ पे सबको ऑर्डरिंग दे सकते हैं। अब फिर से आपका काम अगला वही है कि हम यहाँ पे सभी के सर पे खड़े होकर देखेंगे राइट हैंड साइड में कि छोटे कितने नजर आ रहे हैं। छोटे क्या है ना, आपके घर में भी छोटे भाई बहन होंगे तो देखो क्या करते हैं, वो अपनी वाली चलवा लेते हैं, समझ रहे हो ना। तो ये छोटे वाले अपनी वाली चलाएंगे, उनको आप मना नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो मेरी रिक्वायरमेंट तो R वाली है, तो R से छोटे कितने हैं जरा देखना एक बार, ठीक है ना। तो एक तो ये छोटा है, फिर ये भी छोटा है, फिर ये भी छोटा है, फिर वो भी छोटा है, और फिर वो भी छोटा है, ठीक है ना। 1 2 3 4 और 5, ये पांचों के पांचों छोटे नजर आ रहे हैं। अब भले ही आप यहां पर ये बोल सकते हो कि यार ए तो सेम ही है, तो इनको हमने एक ही बार काउंट करना चाहिए था क्या, नहीं। लेकिन क्वांटिटी पॉइंट ऑफ व्यू से हमें यहां पे अगर देखना है तो यार कितने छोटे हैं, यही हमारा सवाल है शॉर्टकट के अंदर। शॉर्टकट के अंदर जो हम सवाल पूछ रहे हैं वो क्या है कि जब मैं यहां खड़े होकर राइट में देख रहा हूं तो कितने ऐसे वैल्यूज हैं जो 4 से छोटे हैं। तो ये भी छोटा है, ये भी छोटा है, ये भी छोटा है, सबको काउंट करना पड़ेगा। सो 1 2 3 4 और 5, ऐसे 5 मुझे यहां पे पोजीशंस दिख रहे हैं जो छोटे हैं। फिर वही काम ए के सर पे खड़े होकर करेंगे तो छोटा तो कोई भी नहीं दिख रहा। फिर यही काम इसके सर के ऊपर खड़े करके देखेंगे तो यहाँ पे दोनों छोटे दिख रहे हैं। फिर 1 के ऊपर खड़े करके कोई छोटा नहीं दिख रहा, 5 के ऊपर खड़े होकर दोनों छोटे दिख रहे हैं, 1 के ऊपर खड़े होकर राइट हैंड साइड में कोई छोटा नहीं दिख रहा, और इसके तो राइट हैंड साइड में कोई है ही नहीं। तो इस पोजीशन पे हमेशा ही 0 आता है, जैसे कि मैं आपको बता रहा था, राइट। सो कई सारे पोजीशंस में यहाँ पर 0 बन गया है, तो ये हमारे लिए एक्चुअली काफी अच्छा सिनेरियो है, ठीक है ना। नाउ एक बार अगर ये आपका सेट हो गया है तो अब यहाँ पे आपको देखना है कि वेरिएशन क्या है। वेरिएशन अब यहां पर जो है देखो आपको मिल रहा है देखने के लिए। सो नाउ दैट आई एम डूइंग विथ लेट अस से व्हाइट कलर। व्हाइट कलर से जो मैं कर रहा हूं दैट इज द वेरिएशन जो पिछले स्टेप में नहीं था, जो अब यहां पर आपको मिलने वाला है, राइट। वो ये है कि हमें यहां पे क्योंकि रिपीटेशंस मिल रहे हैं तो ऑब्वियसली क्वांटिटी कुछ कम यहां पर आपको मिलेगी, कुछ ना कुछ लॉस वाली फीलिंग आपको आने वाली है, ठीक है ना। तो क्या करना है आपको, इसके ऊपर खड़े होकर जब आप देख रहे हो तो अब इसको इंक्लूड करते हुए देखो कि कुछ रिपीटेशंस हैं क्या। उस पोजीशन को भी इंक्लूड करते हुए देखो कि राइट हैंड साइड में देखने पर कुछ रिपीटेशंस नजर आ रहे हैं क्या। तो ऑब्वियसली है ना, इसके ऊपर खड़े होकर अगर मैं राइट हैंड साइड में देख रहा हूं तो ये तीनों ही रिपीट होते हुए मुझे नजर आ रहे हैं, इंक्लूडिंग R। अगर मैं देखता हूं मतलब सबको देख रहा हूं, मैं सबको देखूंगा तो सबको देख रहा हूं तो R को कोई दिक्कत नहीं है, M को कोई दिक्कत नहीं है, Y को नहीं है, N को नहीं है, लेकिन 3A को दिक्कत है कि ये तीनों रिपीट हो रहे हैं। तो वो यहां पर अपनी मनमानी चलवाएंगे, अपने लॉस वाली फीलिंग हमें देंगे, रिडक्शन करवाएंगे यहां पे क्वांटिटी ऑफ काउंट में, राइट। फिर हालांकि यहां पर जो है बनता नहीं है 0 के नीचे कुछ भी लिखना, क्योंकि हमें पता है कि 0 फैक्टोरियल के साथ में मल्टीप्लाई होने वाला है, ठीक है ना। सो अगला स्टेप तो हम सब जानते ही वही होने वाला है। जो अगला स्टेप है वो वही है कि यहां पर 0 फैक्टोरियल आएगा, यहां पे 1 फैक्टोरियल आएगा, यहां पे 2 फैक्टोरियल, यहां पे 3 फैक्टोरियल, यहां पे 4 फैक्टोरियल, यहां पे 5 फैक्टोरियल, यहां पे 6 फैक्टोरियल, ठीक है ना। इस तरह से हमें यहां पे सारी चीजें लिखनी है। ये वाला स्टेप आपका चेंज नहीं हो रहा है। जो एडिशनल स्टेप आपको मिल रहा है वो क्या है, ये जो मैं आपको व्हाइट कलर से बेसिकली बना के दे रहा हूं ना, ये आपका एडिशनल स्टेप अभी यहां पर बन रहा है, ठीक है ना।
सो इसको यहाँ पे समझने की कोशिश करना है, एंड समझने के लिए मैं यहाँ पर आपको लिख के दिखा रहा हूँ ये कह के कि यार चलो समझने में आ जाएगा एटलीस्ट प्रोसेस क्या होता है। हालांकि ये मैटर नहीं कर रहा, क्योंकि जीरो जब मल्टीप्लाई होगा इसके अंदर तो वैसे भी जीरो बनेगा, इसके नीचे मैं कुछ लिखूं चाहे ना लिखूं, ठीक है ना, तब भी लिखेंगे। तो मैं यहां पर बोल रहा हूं कि देखो ए के ऊपर खड़े होके इंक्लूडिंग दिस आप राइट हैंड साइड में देखो कि कितने रिपीटेशंस आपको नजर आ रहे हैं। सो क्योंकि मुझे इसको भी इंक्लूड करना है इसलिए मुझे यहां पे 3 रिपीटेशंस नजर आएंगे, तो इसलिए मैं 3 फैक्टोरियल से अभी भी डिवाइड करूंगा। फिर मैं m के ऊपर खड़े होकर राइट हैंड साइड में देखूंगा इंक्लूडिंग m कि मुझे कितने रिपीटेशंस नजर आ रहे हैं। तो इस बार मुझे a और a का रिपीटेशन नजर आ रहा है, तो मैं केवल 2 फैक्टोरियल से ही डिवाइड करूंगा क्योंकि इस a की खत्म हो चुकी बात, ठीक है ना। तो यहां पर हमने 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करना है। फिर इस a के ऊपर खड़े होकर जब मैं यहां पे राइट हैंड साइड में देख रहा हूं तो इंक्लूडिंग दिस पोजीशन मुझे यहां पे पता चलता है कि यार 2 a's आपके एक जैसे हैं, तो यहां पे 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करना है। फिर इसके ऊपर खड़े होकर इसको इंक्लूड करते हुए राइट हैंड साइड में देखूंगा तो कुछ भी इन तीनों में रिपीट नहीं हो रहा है, वैसे यहां से कुछ भी रिपीट नहीं हो रहा है और ये भी रिपीट नहीं हो रहा है। तो जब रिपीट होना बन चुके हैं तो आप यहां पे डिवाइड करना भी बंद कर दो, ठीक है ना। सो यहां तक आना चाहिए था आपने, हालांकि इस पोजीशन पे और इस पोजीशन पे जो भी हमने मेहनत करी वो मेहनत काम की नहीं रहेगी, लेकिन समझने के लिए यहां पर इंपॉर्टेंट है कि हम यहां पे क्या कर रहे हैं। हम ये कर रहे हैं कि उस पोजीशन को इंक्लूड करते हुए फैक्टोरियल का काउंट डिसाइड कर रहे हैं, ठीक है ना। जबकि जब मैं ऊपर वाला क्वांटिटी डिसाइड कर रहा था मैं केवल राइट में देख रहा था, मैं उस पोजीशन को नहीं देख रहा था, मैं केवल राइट में देख रहा था कि राइट में कितने छोटे हैं। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है इसके अंदर। फिर हम यहां पर क्या करेंगे, ऑब्वियसली करस्पॉन्डिंग वैल्यूज को मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये कितना आ जाएगा 5/6 इंटू 6 फैक्टोरियल प्लस यहां पे 0 आएगा, यहां पर आपका ये 1 है तो 1 इंटू 4 फैक्टोरियल मतलब 24 आ जाएगा, ये आपका 0 है, ये दिस इंटू दैट आपका 4 आ जाएगा, बाकी दोनों आपके यहां पे 0 बनेंगे। एंड ये जो भी कुछ आपका बना है इसके ऊपर आपको +1 करने का ध्यान रखना है, ये भूल मत जाना, ठीक है ना। +1 करना होता है, फिर आपके यहाँ पे रैंक का आंसर सही तरीके से निकल कर आता है, ठीक है ना। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कितना हो जाएगा 6 फैक्टोरियल को जो आप यहाँ पे बेसिकली डिवाइड करोगे तो ये 120 बनेगा, 6 से डिवाइड करके 120 इंटू 5 आपका 600 हो गया, ठीक है ना। 600 के ऊपर 24 और 4 28 और 1 मतलब 29, तो आंसर कितना आ गया 629। यही आंसर हमने बेसिकली निकाला था पहले भी, 629 इस क्वेश्चन का, रामायण वाले क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, राइट। बट देयर इज a huge difference between the time that it takes to solve it in this manner and the time it takes to solve using a shortcut, ठीक है ना। Always go for shortcut अगर रैंक का सवाल आपके पास आता है तो, ऑलराइट। ऐसे ही एक और करके दिखाता हूं आपको, जस्ट बिकॉज आपको पता होना चाहिए कि यार ये कितना एफिशिएंट टेक्निक है, ठीक है ना। एंड ये वाला सवाल मेरे ख्याल से आपके जेई का ही सवाल है, आ चुका है ये वाला G20 वाला सवाल। G20 समिट होती है, आपको पता होगा, तो उसी टाइम पे कहीं ना कहीं G20 समिट हुई थी शायद उस ईयर में, तो आपका यहां पर ये सवाल बेसिकली इस तरह से बनाया गया था, ठीक है ना। ऑलराइट, मतलब इंडिया में हुई थी, ऑलराइट। सो आपका यहां पर जो बेसिकली क्वेश्चन है वो तो एकदम सेम ही है कि ये G20 वर्ड आपको दे दिया, ठीक है ना। ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड G20 आर अरेंज्ड इन ऑल पॉसिबल वेज irrespective of whether the arrangements form meaningful words or not, है ना। देखो ये आपका जेई का सवाल है तो उन्होंने और चीजें एक्सप्लेन करी कि वर्ड्स बन रहे हैं, अब मतलब बनता है नहीं बनता है उसके बारे में नहीं सोचना है, ज्यादा इंग्लिश नहीं झाड़ना है अपनी, ठीक है ना। इफ दीज अरेंजमेंट्स आर लिस्टेड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर व्हाट इज द रैंक ऑफ द वर्ड G20, सेम सवाल है। तो क्या करेंगे, शॉर्टकट अप्लाई करेंगे। एंड रिपीटेशन है क्या इसके अंदर, तो यस यहाँ पे टी और टी का रिपीटेशन है, बाकी और किसी चीज का रिपीटेशन नजर नहीं आ रहा है, राइट। सो सिंपल है सवाल इसका मतलब, ठीक है ना। तो क्या करेंगे GTWENTY, ऑलराइट, ओके। तो आपके पास में अब यहां पे सबसे पहला काम क्या आता है कि हम इनको रैंकिंग प्रोवाइड करेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले किसका नंबर आएगा, ई का नंबर आएगा, ठीक है ना। EFG, जी का नंबर आएगा, सेकंड HIJKLMN, ओके, है ना। तो यहां पे एन का नंबर आएगा, OPQRST, ऑलराइट। तो ये फोर्थ हो जाएगा, ये भी फोर्थ हो जाएगा, UVW, है ना, ये फिफ्थ हो जाएगा, एंड Y आपका सिक्स्थ हो जाएगा, ऑलराइट। सो ऐसे हमारे पास में टोटल 1 2 3 4 5 6 7, अरे हाँ 7 है क्योंकि यहाँ पे एक रिपीट हुआ है, राइट, फोर्थ वाला रिपीट हुआ है। तो आपके पास में यहाँ पे इस तरीके से पहले तो रैंकिंग आ गई। अब रैंकिंग आने के बाद में हमने क्या करना है, रैंकिंग आने के बाद में अब सर पे खड़े होकर राइट हैंड साइड में देखना है, ठीक है ना। सिंपल है, सर पे खड़े होकर राइट हैंड साइड में देख सकते हो, ओके। सो राइट हैंड साइड में सर के ऊपर खड़े होकर देखोगे तो एक छोटा दिखाई देगा, तो यहाँ पे 1 लिख दो। राइट हैंड साइड में इसके सर पे खड़े होकर देखोगे तो 1 2 छोटे दिख रहे हैं, तो यहाँ पे 2 लिख दो।
ठीक है ना। अगर मैं यहां आता हूं तो 5 से छोटे की बात चलेगी तो 1 2 3 सबके सब छोटे, तो यहां पे ऐसा लिख दो। 1 से छोटा राइट हैंड साइड में कोई है क्या? 1 से छोटा राइट हैंड साइड में कोई नहीं है। 3 से छोटा कोई राइट हैंड साइड में है क्या? 3 से छोटा राइट हैंड साइड में कोई नहीं है। 4 से छोटा है क्या? नहीं है। एंड देन 6 से छोटा राइट हैंड साइड में कोई है ही नहीं, वाले पोजीशन पे तो हमेशा ही 0 आपको लिखना है, ठीक है ना। तो अच्छी बात है, मेजॉरिटी ऑफ द चीजें आपकी कट जाएंगी, स्टार्टिंग में ही कहीं ना कहीं आपकी कैलकुलेशन बचने वाली है। लेकिन क्योंकि रिपीटेशन से है तो हमें यहाँ पर ये गेम खेलना पड़ेगा अभी मॉडिफिकेशन वाला, ठीक है ना, कि यहां खड़े होकर अगर मैं राइट में देख रहा हूं तो दोनों के दोनों हैं अवेलेबल, तो 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करो। यहां पे खड़े होकर राइट हैंड साइड में देखना है इंक्लूडिंग दिस, तो 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करना है, 1 फैक्टोरियल से मत कर देना, ठीक है ना। यहां पे 2 फैक्टोरियल से आपको डिवाइड करना है। दैट इज एक्चुअली व्हाट मेक्स दिस क्वेश्चन अ बेटर क्वेश्चन टू डिस्कस दिस शॉर्टकट, क्योंकि यहां पर आपको समझ में आता है कि नहीं यार मुझे इस पोजीशन को इंक्लूड करते हुए यहां पर देखना था रिपीटेशन हो रहे कि नहीं हो रहे, तो यहां पे हो रहे थे इसलिए मैंने यहां पे 2 फैक्टोरियल से डिवाइड किया। जबकि यहां पे कोई रिपीटेशन नहीं हो रहा है, इसको इंक्लूड करते हुए राइट हैंड साइड में देख रहा हूं तो सबके सब अलग है, तो यहां पे कुछ डिवीजन में नहीं जाएगा आपका, बस वहां पे कुछ भी एक्स्ट्रा डिवीजन में नहीं जाने वाला। अब आपको क्या करना है, अब आपको यहां पर जो है रिवर्स डायरेक्शन में केवल अपने वैल्यूज लिखना है। क्या क्या वैल्यूज है हमारे पास? हमारे पास यहां पे 0 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, यहां तक तो सब बर्बाद हो जाएगा 0 के साथ में मल्टीप्लाई करके। 4 फैक्टोरियल इसके साथ में आ रहा है, 5 फैक्टोरियल एंड 6 फैक्टोरियल, ठीक है ना। ये सारी चीजें आपको यहां पे एड अप करके एक्चुअली अपना आंसर मिलने वाला है, राइट। सो जब मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा करस्पॉन्डिंगली तो क्या आने वाला है, इनको अगर मल्टीप्लाई करता हूं तो 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 बनेगा, विच इज बेसिकली 360 के बराबर। फिर यहां अगर मैं देखता हूं तो 5 फैक्टोरियल इंटू 1 बनेगा, तो ये हो जाएगा आपका 120 के बराबर। यहां पे 24 इंटू 3 बनेगा, है ना, तो एक तरह हो जाएगा आपका बेसिकली ये हो जाएगा 72 होता है क्या। फिर यहां पे अगर आप देखते हो तो बाकी सब 0 होगा आपका, राइट। एंड में एक +1 हमें फर्दर करना है, ठीक है ना, एंड में एक +1 फर्दर करेंगे, डन है क्या। सो ये अगर आप यहाँ पे पूरी तरह से कैलकुलेट करते हो तो आपको यहाँ पर फाइनल आंसर बनेगा। एक बार देख लेते हैं क्या आंसर आता है इसका। यहाँ पे हमारे पास में क्या क्या टर्म्स हैं, ये आ गया है हमारे पास में 480, है ना, 480 के साथ साथ और कितना है 480, उसके साथ में हमारे पास में 73, ऑलराइट। 553 इस क्वेश्चन में आपका फाइनल आंसर आता है, जो कि आपका करेक्ट आंसर भी है, ऑलराइट। 553 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। सो दिस इज हाउ इजी आंसरिंग द जेई का सवाल बिकम्स। ये जेई मेन का पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है ना। सो इफ यू जस्ट अंडरस्टैंड द शॉर्टकट कि कैसे आप यहाँ पे बेसिकली अपने अल्फ़ाबेट्स को नंबरिंग कर रहे हैं, ठीक है ना। फिर यहाँ पे कैसे आप यहाँ पे देखते हैं कि कौन छोटा है कौन बड़ा है, राइट। ज़रूरत पड़ती है रिपीटेशन अगर है तो ये एक्स्ट्रा फैक्टोरियल से किस तरह से डिवाइड करते हो आपको समझ में आ गया। और ये वाला काम तो बेसिकली है ना एकदम मैकेनिकल है कि यहाँ से आप हर बार ही क्या करते हो 0 से लेके फैक्टोरियल बेसिकली आगे देखना स्टार्ट करते हो और फिर करस्पॉन्डिंग वैल्यूज मल्टीप्लाई करके आपका ऐड करके आंसर आ जाता है। एंड में +1 करना है, ये ध्यान रखना, अदरवाइज आपका आंसर एक कम आएगा हर बार और गलत आंसर आएगा, ठीक है। एंड में +1 करना होता है, अमेजिंग है। अब यहां तक आके आपको ऐसा लगता है कि सर फिर हमने बीच में इतना सारा जो डिस्कशन किया ये क्यों ही किया, राइट। यस, है ना। मैं भी जब यहां पे क्योंकि पढ़ाता हूं ये वाली चीज तो मुझे पता होता है कि मैं आगे और भी क्या अमेजिंग चीज पढ़ाने वाला हूं, ठीक है ना। तो मुझे भी पढ़ाते समय ऐसा लगता है कि यार हाँ यार यहाँ पे थोड़ा टाइम ज्यादा लग रहा है समझाने में, लेकिन क्या है कि यार देखो पता सारी चीजें होना चाहिए, राइट। क्योंकि आपके पास में सवाल ऐसा आ सकता है जो रैंक से रिलेटेड है लेकिन उसमें शॉर्टकट ना लगे। और वो कैसा सवाल बनेगा, वो सवाल बनेगा कुछ ऐसा जहां पे रैंक नहीं पूछी है, रैंक दी है और आपको बोला है कि उस रैंक पे जो वर्ड है वो निकाल के बताओ। समझे प्रॉब्लम क्या है? दैट इज व्हाट वी वांट टू डू नाउ, कि यार ऐसा भी क्वेश्चन आपको सॉल्व करते आना चाहिए जहां पे रैंक तो बता दी है और अब आप यहां पर बता रहे हो कि उस पोजीशन पे कौन सा वर्ड आने वाला है, ठीक है ना। तो ऐसे सिचुएशन में आपको बेस आइडिया पे ही वापस जाना पड़ता है। सो बेस आइडिया आपको पता होना चाहिए, राइट। सो फाइंड द 260th वर्ड व्हेन ऑल द लेटर्स ऑफ द नंबर आर अरेंज्ड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो हमारे पास में अवेलेबिलिटी नंबर की है, राइट। सो अब क्योंकि बेस आइडिया पे जा रहे हैं तो यहां पे तरीका क्या होता है कि पहले तो हम चीजों को अल्फाबेटिकली लिखेंगे, ठीक है ना। तो A B आएगा सबसे पहले, E आएगा उसके बाद में M आएगा, N R एंड U आएगा, ठीक है ना। NUMBER 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6, ऑलराइट। सो इस तरह से हमने क्या किया, पहले तो अल्फाबेटिकली यहाँ पर जो है जो अवेलेबिलिटी है लेटर्स की उनको लिख लिया है। तो सबसे पहले तो क्या होंगे, B से स्टार्ट होने वाले, E से स्टार्ट होने वाले, इस तरह से आते जाएंगे, ठीक है ना। हमें क्या करना है, हमें तो 260th पोजीशन तक जाना है। तो स्टार्टिंग में मुझे लग रहा कि कोई बहुत ज़्यादा यहाँ पे टेक केयर करने की जरूरत है, हम तो अपने वैल्यूज देखते चलेंगे, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर बोल रहे हैं कि देखो B से स्टार्ट होने वाले जितने भी आएंगे वो सबसे पहले अपनी पोजीशन पकड़ेंगे, ठीक है ना। सो 1 2 3 4 5,
ये 5 बोलेंगे, ठीक है, फिर हम मजे करते हैं इधर उधर, ठीक है ना, और बनाते हैं अलग अलग वर्ड्स, लेकिन जो भी बनेंगे वो बी से स्टार्ट होने वाले बनेंगे, तो ये इनकी प्रायोरिटी सबसे पहले आएगी कि ये तो हमने लिख के खत्म कर दिए। अब ये है कितने, ये 120 के बराबर है, राइट। सो जब भी आपको ऐसा रिवर्स काम करना है कि रैंक देख रखी है और आपको अपने उस पर्टिकुलर वर्ड तक पहुंचना है, तो यू नीड टू कीप अ काउंट कि हम कहां तक पहुंच चुके हैं, ठीक है ना। 120 तक पहुंचे मतलब अभी काफी दूर है, अभी हम अगला वाला भी यहां पर जो है कुछ ना कुछ नोटिस कर सकते हैं, ठीक है ना। सेकंड अगर मैं देखता हूं तो मैं ई से स्टार्ट होने वाले यहां पे सारे देखूंगा, तो ये भी आएगा 5 फैक्टोरियल और ये हो जाएगा 120। अब जैसे ही आपने ये किया तो आप नोटिस करो कि आप बहुत नजदीक पहुंच चुके हो। आप यहां पे अभी मान के चलो कि यार m जो आपका यहां पे इंक्लूड होने वाला है वहीं पे कहीं ना कहीं आपका आंसर है, ये देख के पता भी चल रहा है कि आपका जो 260th पोजीशन पे यहां पे पोजीशन पे जो भी वर्ड बनेगा वो m से कहीं ना कहीं स्टार्ट हो रहा होगा, राइट। क्योंकि m से स्टार्ट होने लग रहा, आप सारे इंक्लूड कर लोगे तो फिर से आपका यहां पे 120 और आगे तो 360 तक जाके तो आपने यहां पे इतनी मेहनत करी क्यों, हमें तो 260 तक ही जाना था, राइट। सो दैट्स वाई आप यहां पे अब जो है प्रिसीजन वाला काम इस पॉइंट पे आके स्टार्ट कर दोगे, राइट। सो मैं देखता हूं कि सबसे पहले अगर मैं बोलूं कि यार मैं अगर m से स्टार्ट कर ही रहा हूं तो m को तो अब यहां पे कट ही कर देते हैं, क्योंकि m कहीं और नहीं जाएगा, m तो यहीं रहेगा। लेकिन अब m से स्टार्ट होने लगे क्योंकि मैं सारे के सारे इंक्लूड नहीं कर सकता हूं, सारे के सारे इंक्लूड किया तो यार वही 360 वाली प्रॉब्लम जो मैंने आपको बताई, अभी बहुत आगे तक चले जाएंगे, हमें तो केवल 20 स्टेप्स ही आगे जाना है, समझो बहुत कम है। तो मैं सोचता हूं कि चलो m के बाद में b को भी यहां पे फिक्स कर ही देते हैं। अगर आपने m और b को फिक्स कर दिया तो यहां पे 1 2 3 4 और बचे हैं, ये होता है 4 फैक्टोरियल जो कि होता है 24। नो इंटरेस्टिंगली ये भी ज्यादा है, क्योंकि आप ऐसा करने पे 264th पोजीशन पे पहुंच जाओगे, जबकि आपको 260th पोजीशन पे रुकना था ना। आप कहां पहुंच गए हो, आप 264th पोजीशन पे पहुंच गए हो, तो ये भी हमें नहीं करना चाहिए था, है ना। मतलब MB के साथ में स्टार्ट करके भी यहां पर आपको फायदा नहीं मिल रहा है, आप थोड़ा और यहां पर जो है अगला लेटर भी इंक्लूड करो। तो M और B तो हमने फिक्स कर ही दिए हैं, राइट। अब हम चाह रहे हैं कि उसके बाद में किसका नंबर आ रहा है, E का नंबर आ रहा है, उसको भी फिक्स करते हैं और बाकी सबको यहां पे अरेंज करने की कोशिश करते हैं। तो कितने बच जाएंगे, 3 बचेंगे। हाँ तो ये ठीक है, 3 फैक्टोरियल मतलब आपने केवल 6 कदम आगे बढ़ाए हैं। अगर आपने केवल 6 कदम आगे बढ़ाए हैं तो आप यहां पर अभी फिर भी काफी दूर हो, आपको 20 स्टेप्स अभी और लेने थे ना, याद है 240 तक तो आ ही चुके हैं, 260 तक जाना है, 20 स्टेप्स बचे थे, उसमें से 6 और कवर कर ली, तो अभी यहाँ पे और स्कोप है आगे बढ़ने का, राइट। सो MBE से स्टार्ट होने वाले हमने सारे लिख दिए हैं। सो MBE से स्टार्ट होने वाले अगर आपने सारे लिख दिए हैं तो नेक्स्ट किसका नंबर आएगा, MBN वाले का नंबर आएगा, ठीक है ना। ओके, सो यहां पर मैंने इसको एक्चुअली कट नहीं करना चाहिए था, क्योंकि उसको अभी हमने टेम्पररीली ही फिक्स किया है 3rd स्पॉट पे, ठीक है ना। हम यहां पे क्या करना चाह रहे हैं, अब 3rd स्पॉट पे किसी और चीज को फिक्स करना चाह रहे हैं। तो आपके यहां पे MB से तो स्टार्ट हो ही रहा है, लेकिन E के बाद में किसका नंबर आएगा, N का नंबर आएगा। सो इसको फिक्स करते हैं। अगर आप इसको फिक्स करते हो तो 1 2 3 फिर से आपके 3 फैक्टोरियल वेज में चीजें अरेंज होंगी और यहां पे 6 स्टेप्स और आप आगे बढ़ जाओगे, राइट। ओके, तो हम 6 स्टेप से यहां पर आगे बढ़ रहे हैं, तो ये काफी छोटे हैं, हम एक स्टेप और ले सकते हैं। MBN, MBE हो चुका है, MBN हो चुका है, अब MBR का नंबर आएगा, ठीक है ना। तो अगर यहां पे MBR का नंबर आएगा तो ये कितने बन जाएंगे आपके, 1 2 3, ये भी 3 फैक्टोरियल वेज में आपके यहां पर बनेगा। तो यहां पर फर्दर आपको 6 स्टेप्स आगे जाने को मिल रहा है। नाउ वी नीड टू बी एक्स्ट्रा केयरफुल, क्योंकि आप कहां तक आ चुके हो, आप यहां पे बेसिकली 258 तक आ चुके हो, ये 240 है, ये 18 हो गया, ठीक है ना। तो आप यहां पे कहां तक आ चुके हो, 258 तक आ गए हो, मतलब 2 ही कदम आगे बढ़ोगे तो आपको 260th पोजीशन यहां पे मिल जाएगी। सो 2 ही कदम आगे अगर बढ़ना है तो मैं तो कह रहा हूं कि आप डायरेक्टली अब देख ही लो कि इसके बाद में किसका नंबर आने वाला है, उसको लिखते चलो, ठीक है ना। सो आप यहां पे 6 स्टेज में क्या कर रहे हो, 6 स्टेज में आके आप बोल रहे हो कि MBR तो हो गया ना खत्म, MBR पूरी तरह से खत्म हो चुका है, MB और R खत्म हो चुका है। अब MBU का नंबर आएगा, और MBU का अगर नंबर आ रहा है तो बचे क्या क्या है, MBU का अगर नंबर है तो ENR बचा है, तो ENR इज द सेकंड लास्ट वैल्यू जो हम स्टडी करना चाह रहे हैं, है ना। इसके बाद वाला जो भी वैल्यू आएगा वही हमारा आंसर होना चाहिए। तो इसके जस्ट बाद में क्या आएगा, तो जस्ट बाद वाला वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या करना होता है, लास्ट वाले को बस आगे पीछे करना होता है। लास्ट वाले को आगे पीछे करोगे तो आपकी प्रायोरिटी ऑर्डर तो यहीं से डिसाइड हो चुकी होगी। लास्ट वाले में यहां पर क्या खेल हो जाएगा कि रादर देन N अब R प्रायोरिटी लेने की कोशिश करेगा, ठीक है ना। तो ये बाद में आ रहा है इसलिए, ठीक है ना। ऑलराइट, सो आपके यहां पर जो लास्ट यहां पर जो बन रहा है दैट इज बेसिकली MBUE, यहां तक तो हमने चेंज नहीं किया है, बस इन दोनों को आगे पीछे कर दिया। तो नेक्स्ट लेटर आपको यहां पर मिल गया है कि वो ये बनना चाहिए, MBUERN। MBUERN मतलब C ऑप्शन आपके यहां पर करेक्ट होना चाहिए, ठीक है ना। MBUERN इज द 260th
पोजीशन वाला वर्ड। ऑलराइट, समझे क्या? तो आपका यहां पर जो काम होता है वो इस तरह से स्टेप बाय स्टेप बेसिकली आगे बढ़ने वाला होता है। जो आपका रैंक निकालने वाला काम है उसके लिए तो हमारे पास में इस तरह का शॉर्टकट है। तो वी आर वेरी हैप्पी विद दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन अगर हमारे पेपर में आते हैं तो। लेकिन अगर आपको रैंक दे रखी है देन दिस इज हाउ यू नीड टू प्रोसीड। इसके अंदर हमारे पास में यही एक चारा बचता है। ऑलराइट, चलिए, तो विद दिस वी आर नाउ डन विद अवर डिस्कशन। हमारे यहाँ पर जो रैंक का यहाँ पे डिटेल डिस्कशन हो सकता है, इससे ज़्यादा रैंक के ऊपर आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं है। मैं यहाँ पर जो है यस थोड़ा सा कंप्रेस इसको कर सकता था बाय नॉट टेलिंग यू द एक्चुअल प्रोसेस, बट मुझे लगा कि यार देखो अगर कोई ऐसा बच्चा है जो बस मुझसे ही यहाँ पर पढ़ रहा है थ्रू यूट्यूब, सो उसके पास सारा आइडिया होना चाहिए। नाउ इफ़ यू एक्सेप्ट द आइडिया, इफ़ यू ड्रॉप द आइडिया, वो आपके ऊपर है, ठीक है ना। बट एज ए टीचर मुझे लगता है कि इट्स इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आपको जो जो पॉसिबिलिटी है कॉन्सेप्ट समझने की है ना वो आप तक पहुंचा दिया जाए, ठीक है ना। तो वो हमने यहाँ पर काम किया है। अब आप हो सकता है कि उसको कभी भी इस्तेमाल नहीं करोगे, बट दैट इज फाइन, ठीक है ना। चलिए, तो इसी के साथ में हमारे यहाँ पर जो पार्ट 1 है अरेंजमेंट का वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हम यहाँ पर एक्चुअली जब मिलेंगे तो कॉम्बिनेशन पार्ट 1 करेंगे, ठीक है। उसके बाद में हम बेसिकली अरेंजमेंट का पार्ट 2 करने लायक पोजीशन में आएंगे, ठीक है ना। तो हमें कॉम्बिनेशन समझना है, मतलब हम वहाँ पे सीखेंगे सिलेक्शन के आइडियाज़ को इन द नेक्स्ट वीडियो, ठीक है। तब तक के लिए टेक केयर एवरीवन, बाय बाय।